आप सुन रहे हैं केएस नॉवल स्टोरी पर रिटर्निंग फ्रॉम द इमॉर्टल वर्ल्ड। यह एक काल्पनिक, मनगढ़ंत या बनावटी कहानी है जो लेखक की कल्पना से लिखी गई है और असल जिंदगी की घटनाओं या लोगों पर आधारित नहीं है। इसमें अक्सर ऐसे पात्र, जगहें या घटनाएं होती हैं जो सच नहीं होती और ये लेस देन काल्पनिक, फिक्शनल, इमेजिनरी कहानियों की एक सामान्य विशेषता है। नॉवल अध्याय 1 में तुम्हारे साथ खेलना जारी रखूंगा। तांग शियू, तुमने पैसे कहाँ छिपाए हैं? अभी दे दो। तांग शियू, भले ही तुम्हारे परिवार में पैसों की कमी हो, तुम यूं ही कुछ भी मत ले लो। कहावत है, जो बचपन में सुई चुराता है, बड़ा होकर सोना चुराएगा। तुम्हें चोरी की आदत नहीं डालनी चाहिए, वरना तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तांग शियू, मुझे याद है कि तुम पर स्कूल का 3000 युआन का ट्यूशन शुल्क बकाया है। क्या तुम उस पैसे का इस्तेमाल ट्यूशन शुल्क चुकाने के लिए करने की कोशिश कर रहे हो? 1 दर्जन से अधिक लोग तांग शियू के चारों ओर जमा हो गए, लगातार बातें कर रहे थे। उनकी आंखों में संदेह और घृणा भरी थी और उनके स्वर में अधीरता झलक रही थी। तांग शियू का चेहरा लाल हो गया था, उसके होंठ इतने गहरे कटे हुए थे कि उनसे खून निकल रहा था और उसकी आंखें नम थीं। फिर भी उसने अपना सिर ऊंचा रखा और दृढ़ता से कहा, मैंने कोई पैसा नहीं चुराया। शांगविन मेयुन, आपने शियुआ को बचपन से देखा है। शियुआ हमेशा से ईमानदार बच्चा रहा है, चरित्र और पढ़ाई में उत्कृष्ट है और वह कभी झूठ नहीं बोलता। चूंकि वह कहता है कि उसने पैसे नहीं चुराए, तो गायब हुए 3000 युआन का उससे कोई लेना देना नहीं है। सु लिंग्यून ने अपने बेटे को कसकर गले लगाते हुए कमरे में मौजूद अधेड़ उम्र के दंपति से विनती करते हुए कहा, लिंग्यू, हमने यह नहीं कहा कि शियू ने पैसे चुराए हैं। हमने तो बस यही सोचा कि शायद वह तुम्हारी मदद करना चाहता हो, इसलिए उसने 3000 युआन छिपा दिए। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। सु लिंग्यू की निगाहों से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं की। चरित्र और पढ़ाई में उत्कृष्ट? हाँ, आपका बेटा शिंगचेंग फर्स्ट हाई स्कूल में दाखिला लेने से पहले वाकई चरित्र और पढ़ाई में उत्कृष्ट था, लेकिन वहाँ उसने सिर्फ 1 साल ही अच्छा प्रदर्शन किया। उसकी पढ़ाई का प्रदर्शन एकदम गिर गया और वह बहुत पहले ही अपनी कक्षा में सबसे पीछे रह गया। अगर आपकी इतनी मिन्नतें न होती तो शायद आपके बेटे को फर्स्ट हाई स्कूल से निकाल दिया जाता, है ना? अधेड़ उम्र की महिला ने सु लिंग्यू की लगभग निराशा भरी नजरों को नजरअंदाज करते हुए व्यंग्य भरे लहजे में कहा। अपने छोटे भाई सु शांगविन और भाभी झांग मेयुन की बातें सुनकर सु लिंग्यून का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखें नम हो गईं। हालांकि अपनी गोद में बैठे बेटे पर एक नजर डालते ही उसे खुद को संभालना पड़ा और अपने बेटे की रक्षा करने के लिए फिर से साहस जुटाना पड़ा। लेकिन इस बार सु लिंग्यू के कुछ बोलने से पहले ही 2 तीखी आवाजों ने उसे रोक दिया। चाची, तांग शियू का बचाव करना बंद करो। तुम कुछ समय के लिए उसका बचाव कर सकती हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इस घर में सीमित लोग ही हैं। अगर तुम कहती हो कि 3000 युआन तांग शियू ने नहीं चुराए, तो क्या पैसा अपने आप उड़ गया? आंटी, हमें तांग शियू पर शक इसलिए है क्योंकि घर में सबसे ज्यादा संभावना उसी की है जिसने पैसे चुराए होंगे। आपकी नज़र में तांग शियू सबसे होशियार है, लेकिन आप ये भी जानती हैं कि पिछले साल स्कूल में उसका बर्ताव कितना बुरा रहा है। होमवर्क की नकल करना, परीक्षा में नकल करना, लड़ाई झगड़ा करना। उसकी चचेरी बहन होने के नाते मैं स्कूल में सिर भी नहीं उठा सकती। सु लिंग्यू की बात काटते हुए सु शांगविन और झांग मेयुन के बेटे और बेटी खड़े थे। यदि सु शांगविन और उनकी पत्नी झांग मेयुन अपेक्षाकृत चतुराई से बात करते थे और अपने इरादों को छुपाना जानते थे, तो ये युवक और युवती स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कर पाते थे। सु यानिंग, सु जियांगफई, आप दोनों बकवास कर रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं। तांग शियू लगभग दहाड़ने लगा। शांगविन मेयुन, कृपया बच्चे के लिए मुश्किलें न बढ़ाएं। अगर वो 3000 युआन नहीं मिल पाए तो इसे मेरी तरफ से उधार समझ लीजिए। आप ये भी जानते हैं कि 1 साल पहले शियुआ के कार हादसे के बाद से वो परेशान है और तनाव सहन नहीं कर पाता। अगर उकसाने पर वो सच में गंभीर रूप से बीमार पड़ गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। अपने छोटे भाई के परिवार के लगातार दबाव में सु लिंग्यून के आंसू टूटे मोतियों की तरह बह निकले। उसने बेबसी से विनती की। ये कहने के बाद सु लिंग्यू की सारी शक्ति समाप्त हो गई प्रतीत हुई। पिछले 1 साल में अपने बेटे के साथ हुए अनुभवों को याद करते हुए सु लिंग्यू शोक से व्याकुल हो उठी और चुपचाप रोने लगी। हालांकि उनके बेटे ने कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था, फिर भी वह हमेशा से बहुत आज्ञाकारी और पढ़ाई में असाधारण रूप से होशियार था। 2 साल पहले उसने शहर में माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके शिंगचेंग प्रथम उच्च विद्यालय में प्रवेश लिया था। उच्च विद्यालय के अपने पहले वर्ष में भी उनके बेटे ने विभिन्न परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और सभी विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हालांकि हाई स्कूल के दूसरे वर्ष के पहले सेमेस्टर में एक कार दुर्घटना के कारण उनके मस्तिष्क को गंभीर क्षति पहुंची, जिसके परिणामस्वरूप उनकी स्मृति और समझने की क्षमता में काफी कमी आई। एक समय तो डॉक्टरों ने उन्हें बौद्धिक रूप से विकलांग भी घोषित कर दिया था। अगर उनकी पत्नी ने बार बार गुहार न लगाई होती और स्कूल में उनके बेटे के भविष्य को लेकर अभी भी थोड़ी उम्मीद बाकी न होती, तो शायद अब तक उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया होता। सु लिंग्यू के दुखी चेहरे को देखकर कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। सु यानिंग और सु जियांगफई ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर असहनीय सहानुभूति के भाव दिखाई दिए। जैसे ही सबका ध्यान सु लिंग्यू की ओर गया, सु लिंग्यू की बाहों में समाया हुआ तांग शियू थोड़ा कांप उठा और उसकी आंखों में एक चमक सी दिखाई दी। ये कहाँ है? क्या मैं अपनी परीक्षा में असफल होने के बाद मर नहीं गया था? अब क्या हो रहा है? तांग शियू ने हैरानी से चारों ओर देखा। उसकी आंखें विस्मय से भरी हुई थीं। तांग शियू को याद था कि वह अमरलोक में एक अद्वितीय धनाढ्य था जो देवत्व प्राप्त करने के कगार पर था। यदि वह सफल हो जाता तो वह अमर राजा बन जाता और शाश्वत जीवन के द्वार में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त कर लेता। जो कुछ हुआ था उसे याद करने की कोशिश करते हुए तांग शियू के चेहरे की मांसपेशियां धीरे धीरे सिकुड़ने लगी और उसकी आंखों में अत्यधिक पीड़ा के भाव उभर आए। जागने से पहले की आखिरी सचेत छवि अंततः उसके दिमाग में उभर आए। ये तांग शियू की परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। वह अपनी पूरी शक्ति और मानसिक प्रयास से उस दिव्य परीक्षा का सामना करने में लगा हुआ था। उसकी पीठ पूरी तरह से असुरक्षित थी, जिससे वह अपने कुछ करीबी दोस्तों के सामने कमजोर पड़ गया था, जो अमर जगत के शिखर पर थे, जिनके पास अनगिनत दिव्य कलाकृतियां और दिव्य ताबीज थे, और जो उससे थोड़े ही कम शक्तिशाली थे। फिर जैसे ही उसने 9 गुना बिजली के प्रकोप को मुश्किल से सहन किया और अंतिम, मौन लेकिन सबसे भयानक हृदय प्रकोप, आदिम स्वर्गीय दानव
प्रकोप का स्वागत किया। उसके कुछ भरोसेमंद दोस्तों ने, जिन्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए थी, एक साथ विचित्र समन्वय के साथ उस पर घातक हमला कर दिया। उनमें से एक शियू किंगचेन भी थीं, जो उनकी विश्वासपात्र थीं और जिनसे वे सैकड़ों वर्षों से प्रेम करते आ रहे थे। उनके संयुक्त हमले के तहत तांग शियू का भाग्य लगभग तय हो चुका था। इससे पहले कि उसका शरीर पूरी तरह से चकनाचूर हो जाए और उसकी दिव्य चेतना पूरी तरह से बेसुध हो जाए, ये लोग उत्सुकता से आगे बढ़े और उससे गिरे एक रहस्यमय प्राचीन ग्रंथ को छीन लिया, जो उसे गलती से एक प्राचीन दिव्य दानव के खंडहरों से प्राप्त हुआ था। असंख्य उत्पत्ति शून्य ब्रह्मांड। स्वर्ग पहुंच कला। मानव स्वभाव सचमुच बेहद कुरूप है। अद्वितीय दिव्य साधना तकनीकों के सामने मित्रता और प्रेम तो धिक्कार मात्र हैं। लेकिन चूंकि मैं परीक्षा में असफल रहा, इसलिए मेरे बचने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। मेरा शरीर चूर चूर हो जाना चाहिए था और मेरी आत्मा बिखर जानी चाहिए थी। अब क्या हो रहा है? एक स्तब्धता की अवस्था में एक परिचित स्त्री सुगंध तांग शियू की नाक में समा गई। इस सुगंध को महसूस करते हुए और इसका आनंद लेते हुए तांग शियू के चेहरे पर अत्यधिक आनंद का भाव दिखाई दिया और उसकी भावनाएं धीरे धीरे शांत हो गईं। काफी देर बाद तांग शियू ने धीरे से अपना सिर घुमाकर उस महिला की ओर देखा जिसने उसे गले लगाया हुआ था। तांग शियू के सामने एक सौम्य चेहरा स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ, जो परिचित और दयालु था। उसकी स्मृति में बसे चेहरे की तुलना में इस चेहरे पर आंखों के कोनों पर झुर्रियों के हल्के निशान थे। अंदर का राक्षस, धिक्कार है उस भीतर के राक्षस पर। मैं तो पहले ही बिखर चुका हूँ, अब एक भीतर के राक्षस से कैसे परेशान हो सकता हूँ? तांग शियू ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और खुद को उस चेहरे की ओर न देखने के लिए मजबूर किया, जो हजारों वर्षों से उसके सपनों में आता रहा था। जब तांग शियू ने कमरे में मौजूद अन्य दर्जन लोगों को देखा, तो वह चौंक गया। अमरलोक में अपने 10,000 वर्षों के दौरान तांग शियू ने अनगिनत छोटे बड़े हृदय कष्टों का सामना किया। इन कष्टों को सहने के बाद तांग शियू ने अपने सभी रिश्तेदारों को त्याग दिया, लेकिन वह अपनी मां को नहीं त्याग सका। इसलिए बाद में उसके हृदय कष्टों में केवल उसकी मां ही प्रकट हुई, उसके अन्य रिश्तेदार नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये आंतरिक राक्षस न हो? तांग शियू ने उलझन में चारों ओर देखा और खुद से बुदबुदाया। फिर अचानक एक जोरदार धमाके के साथ तांग शियू की 10,000 साल पुरानी सीलबंद यादें तुरंत खुल गईं और उसी समय उनके दिमाग में एक रहस्यमय स्मृति उभर आई। क्या मैं सचमुच पृथ्वी पर लौट आया हूँ, जिसकी मुझे इतनी बेसब्री से चाह थी? अमरलोक में 10,000 साल बीत गए, लेकिन पृथ्वी पर केवल 1 साल ही बीता। तांग शियू को यह समझने में काफी समय लगा कि क्या हो रहा है। तांग शियू के दिमाग में अचानक उमड़ी रहस्यमयी स्मृति में वे सभी यादें शामिल थीं, जो पिछले 1 साल में तांग शियू के शरीर द्वारा पृथ्वी पर संग्रहित की गई थीं। 1 साल पहले हुए कार हादसे में तांग शियू के शरीर को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन उसकी आत्मा को गहरा आघात पहुंचा, जिसके कारण उसकी बुद्धि पहले से काफी कमजोर हो गई। वह स्कूल में एक उलझी हुई जिंदगी जी रहा था, आसपास की सारी जानकारी को एक दर्शक की तरह ग्रहण करता था, लेकिन शायद ही कभी किसी बातचीत में हिस्सा लेता था। हालांकि ये सारी जानकारी तांग शियू के दिमाग में संग्रहित थी, जिससे तांग शियू को यह स्पष्ट रूप से पता था कि उसने पृथ्वी पर अपने 1 वर्ष के दौरान क्या अनुभव किया था। हालांकि तांग शियू की आत्मा का क्षतिग्रस्त अंश अमरलोक में चला गया था, जहां उसने सिंदूरी पक्षी पवित्र संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के फिजूलखर्च पोते के शरीर पर अधिकार कर लिया था और वहां उसने 10,000 वर्षों तक एक अद्भुत और जादुई जीवन व्यतीत किया। एक स्वप्निल 10,000 वर्ष। अप्रत्याशित रूप से अमरलोक में घात लगाकर हमला किए जाने और मारे जाने के बाद आत्मा का वह अंश पृथ्वी पर उसके शरीर में लौट आया। उस समय पृथ्वी पर केवल 1 वर्ष से थोड़ा अधिक समय बीता था। परिवान हुआ सम्राट दानकिंग, 9 प्रकाशमान किन दानव। जिस दिन मैं अमरलोक में लौटूंगा, वह तुम्हारा अंत का दिन होगा। अमरलोक में बिताए अपने जीवन के हर विवरण को याद करते हुए जब अमरलोक की आखिरी याद उसके दिमाग में उभरी, तो तांग शियू ने लगभग अपने दांत पीसते हुए दहाड़ मारी। तांग शियू की क्रोधपूर्ण दहाड़ ने कमरे की शांति भंग कर दी और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। शियूर, तुम, क्या हुआ? सु लिंग्यू ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उसने घबराकर तांग शियू को गले लगाया और तनाव भरे चेहरे से पूछा। तांग शियू के चेहरे की मांसपेशियों को बुरी तरह से विकृत देखकर और तांग शियू की शारीरिक स्थिति को याद करके कमरे में मौजूद लगभग 1 दर्जन लोगों ने खेद के भाव दिखाए और फिर सामूहिक रूप से सु शांगवेन के परिवार पर दोषारोपण भरी नजरें डालीं। सु शांगवेन के परिवार ने स्पष्ट रूप से तांग शियू के अचानक पागल हो जाने की उम्मीद नहीं की थी और ऐसा लग रहा था कि उसे उनके परिवार ने उकसाया था। वे अपराधबोध से भर आए और एक दूसरे को देखकर उनकी आंखें चौंधिया गईं। तांग शियू, नाटक करना बंद करो। अमर, सम्राट और राक्षसों की ये सारी बातें, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई खेल खेल रहे हो? मैंने कभी किसी खेल में परिवान हुआ सम्राट दानकिंग या 9 प्रकाशमान किन दानव जैसे बॉस के बारे में नहीं सुना। कमरे में मौजूद सभी लोग जब अवाक रह गए, तभी कमरे में एक ठंडी सी घुरघुराहट गूंजी। ये तांग शियू का चचेरा भाई सु जियांगफेई था, जिसने व्यंग्य किया, अरे बड़े मूर्ख, तुम तो पागलपन और बेवकूफी का नाटक भी बखूबी कर लेते हो। मैं तो लगभग तुम्हारे झांसे में आ ही गई थी। ये मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम दयनीय होने का नाटक कर रहे हो, हम 3,000 युआन का मामला नहीं सुलझाएंगे। मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को साफ साफ बता देती हूँ, अगर तुमने आज वो 3,000 युआन नहीं दिए, तो तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाओगे। कुछ पल घबराहट में रहने के बाद झांग मियुन चुपचाप तांग शियू को देखती रही, फिर गुस्से में भड़क उठी और उसे सख्ती से फटकारा। दरअसल तांग शियू के दहाड़ने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, अपना आपा खो बैठा और फिर उसने अपनी माँ की चिंता और तनाव को महसूस किया। उसने जल्दी से अपने हाव भाव को संभाला और बार बार अपनी माँ को आश्वस्त किया कि वह ठीक है। ये दृश्य संयोगवश झांग मियुन की नजर में आ गया, जिससे वह स्वाभाविक रूप से क्रोधित हो गई। जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी। तांग शियू ने झांग मियुन को ठंडी निगाहों से घूरा, फिर सु शियांगफेई की ओर देखते हुए बेपरवाही से कहा, सु शियांगफेई, क्या तुम वाकई यह खेल खेलना चाहती हो? अगर तुम्हें इस तरह खेलना ज्यादा दिलचस्प लगता है, तो मुझे तुम्हारे साथ खेलने में कोई आपत्ति नहीं है। कुछ पाठकों ने वीचेट के सार्वजनिक खाते पर कुछ बेहद खूबसूरत किरदारों की तस्वीरें साझा की। वे इतनी शानदार थीं कि जिन्हें भी भावुक हो गया। कई भाई उन्हें हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन तांग शियू भला ऐसा कैसे कर सकती है? अगर कोई उन्हें हटाएगा तो वो जिन्हें ही होगा, है ना? मैं इन खूबसूरत तस्वीरों को साझा करने वाले पाठक की कड़ी आलोचना करता हूँ। सहायक महिला किरदारों को मुख्य महिला किरदार से ज्यादा खूबसूरत दिखाना सरासर अवैज्ञानिक है। अध्याय 2 गुणात्मक परिवर्तन। किसी चीज को खोने के बाद ही आप उसकी कद्र करना सीखते हैं। किसी चीज को खोने के बाद ही आपको समझ आता है कि सबसे कीमती क्या होता है।
अमरलोक में अपने 10,000 वर्षों के दौरान तांग शियू का दिल और आत्मा हमेशा अपनी मां के साथ थी। उसकी सांसारिक मां ही उसकी साधना के मार्ग पर लगभग उसका एकमात्र आंतरिक दानव बन गई थी। अब उसे फिर से पाकर तांग शियू भावनाओं के उफान से भर गया था और उसने मन ही मन अपनी मां की अच्छी तरह से रक्षा करने का संकल्प लिया। तांग शियू अपनी उस गलती के लिए पहले से ही खुद को दोषी मान रहा था जिससे उसकी मां चौंक गई थी। झांग मेयुन और सू जियांगफेई की मां बेटे की हंसी मजाक और गालियों को सुनकर वह स्वाभाविक रूप से क्रोधित हो गया और तुरंत चिल्ला उठा। जब अमर लोक से आत्मा का वह अंश उसके शरीर में लौटा तो तांग शियू में कोई बाहरी परिवर्तन नहीं दिखा, लेकिन वास्तव में उसके भीतर एक अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ था। तांग शियू में आया परिवर्तन केवल उसकी आत्मा का पुनः एकीकरण और 1 वर्ष पहले की उसकी बुद्धि की पुनर्प्राप्ति ही नहीं था, बल्कि उसका संपूर्ण अस्तित्व ऊपर से नीचे तक, अंदर और बाहर से एक गुणात्मक परिवर्तन से गुजरा था। सबसे पहले तांग शियू की इंद्रियां 10 गुना से अधिक बढ़ गईं और उनके मस्तिष्क की गणना की गति लगभग 100 गुना तेज हो गई। कमरे में मौजूद हर किसी के शब्द और कार्य तांग शियू की आंखों और कानों से नहीं बच सकते थे और सारी जानकारी उनके मस्तिष्क द्वारा तुरंत संसाधित हो जाती थी। दूसरे, तांग शियू का अपने शरीर पर नियंत्रण आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच गया था। यह अनुभूति ऐसी थी मानो वह लगातार रस्सियों से बंधा हुआ हो और अचानक रस्सियां टूट गईं, वह बंधनों से मुक्त हो गया और उसके सामने एक बिल्कुल नई दुनिया खुल गई। अंततः तांग शियू ने अमरलोक में 10,000 वर्ष बिताए थे। चाहे संत संप्रदाय के गुरु के विलक्षण पोते के रूप में हो या एक शक्तिशाली धनाढ्य के रूप में, उन्होंने हमेशा उच्च पद धारण किया था। आदेश देने और दबंग होने की आदत थी। वर्षों और महीनों में संचित उनकी आभा आम लोगों के लिए अकल्पनीय थी। जब अमरलोक से उनकी आत्मा का अंश लौटा तो सांसारिक तांग शियू में स्वाभाविक रूप से यह आभा समाहित हो गई। तांग शियू की तीखी चीख के साथ ही कमरे का तापमान मानो जमने की कगार पर पहुंच गया। कमरे में मौजूद हर कोई बेकाबू होकर कांप रहा था और झांग मेयुन और सू जियांगफेई के माता पिता और पुत्र ऐसे लग रहे थे मानो किसी ने उनका गला घोंट दिया हो। वे एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। तांग शियू, तुम्हें किसने कहा कि हम पर चिल्लाओ? क्या तुम्हें पदक्रम का कोई बोध नहीं है? क्या तुम्हारा पैसा चुराना जायज है? कुछ देर की चुप्पी के बाद सू शांगविन आगे बढ़ा और उसे फटकारा। उसकी आवाज में क्रोध तो था लेकिन सच्ची हिम्मत नहीं थी। सू शांगविन को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसके भतीजे में कुछ बदलाव आया है, एक ऐसा बदलाव जिसने उसे बेहद असहज कर दिया, यहाँ तक कि उसे खतरे का भी आभास हुआ। हालांकि वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था कि उसके भतीजे में क्या बदलाव आया है। अपनी पत्नी और बेटे को अपने भतीजे के प्रभाव से पूरी तरह दबा हुआ देखकर उसके पास बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। सू शांगविन, आपको मुझसे पदानुक्रम के बारे में बात करने का क्या अधिकार है? करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद आपने हमारे दादा दादी को छोड़ दिया, उन्हें हमारे सबसे बड़े चाचा के साथ ग्रामीण इलाके में कठिन जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया, यहाँ तक कि उनके चिकित्सा और रहने सहने के खर्चे भी हमारे सबसे बड़े चाचा और चाचियों के साथ बांट लिए। क्या आप इसे ही पदानुक्रम की समझ कहते हैं? पारिवारिक समारोहों के दौरान भाई बहन सू यानिंग और सू जियांगफेई अपने बड़ों को या तो मारते थे या गाली देते थे और आप दोनों एक जोड़े के रूप में उतने ही अभिमानी, दबंग और प्रभुत्वशाली थे। क्या आप इसे ही पदक्रम की समझ कहते हैं? जब भी आपके परिवार में कोई दावत होती थी, हमारे दादा दादी, चाचा चाची और हम माँ बेटे हमेशा कम पैसे देते थे, फिर भी आप बहुत सारे लोगों का बहाना बनाते थे और हमें मेज पर बैठने का भी अधिकार नहीं था। क्या आप इसे ही पदानुक्रम की समझ कहते हैं? तांग शियू ने सू शांगविन की तीखी निगाहों को नजरअंदाज किया, उसे तिरछी नजरों से देखा और उसे उपदेश देते हुए अपनी उंगलियों पर गिनती की। सू शांगविन ने 20 वर्षों से अधिक समय तक व्यापार जगत में अपना दबदबा कायम रखा था और कुछ हद तक अधिकार अर्जित कर लिया था। उन्हें परिवार के सामने आदेश देने की आदत थी और उन्होंने पहले सोचा था कि उनकी कड़ी फटकार के बाद तांग शियू तुरंत हकलाने लगेगी और चुप हो जाएगी। सू शांगविन ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उनकी कड़ी फटकार के बावजूद तांग शियू ने न केवल डर या पीछे हटने का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि सीधे उनका सामना किया और उनसे निकलने वाली आभा उनकी अपनी आभा से बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। इसके विपरीत इसने उन्हें लगातार पछाड़ दिया। तांग शियू के आरोपों का सामना करते हुए सू शांगविन अचंभित रह गया। उसका चेहरा बंदर के पिछले हिस्से की तरह लाल हो गया और उसके दिल में अकथनीय क्रोध का ज्वार उमड़ आया। तुम हरामखोर, जिंदगी तो जी रहे हो पर परवरिश नहीं। तुम्हारी माँ तुम्हें संभाल नहीं सकती, इसलिए मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तांग शियू के तीखे शब्दों से चुप हो जाने के बाद सू शांगविन शर्मिंदगी से आग बबूला हो गया। उसने हाथ उठाया और तांग शियू के चेहरे की ओर घुमाया। सू शांगविन को उस पर हाथ उठाते देख तांग शियू ने उपहास किया। अमरलोक में अपने 10,000 वर्षों के दौरान जिसने भी उससे लड़ने की हिम्मत की थी, वह धूल में मिल गया था। एक विचार आते ही तांग शियू ने सहज रूप से इस अज्ञानी नश्वर चींटी को दंडित करने के लिए एक अमर मंत्र का प्रयोग करने की तैयारी कर ली। अगले ही पल तांग शियू का चेहरा पीला पड़ गया। अमरलोक में तांग शियू को अपनी पहचान की आदत हो गई थी, लेकिन वह भूल गया था कि पृथ्वी पर वह महज एक नश्वर प्राणी है। उसके शरीर में न केवल जीवन शक्ति का कोई अंश नहीं था, बल्कि उसका शरीर भी बेहद कमजोर था, एक आम इंसान से भी ज्यादा कमजोर। जब तांग शियू अभी भी सदमे में थी, सू शांगविन के चेहरे पर एक क्रूर और अभिमानी मुस्कान दिखाई दी और उसकी हथेली तांग शियू के चेहरे से 10 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर थी। सू शांगविन की हथेली को अपने चेहरे पर पड़ते देख तांग शियू के चेहरे पर अनायास ही शर्म और क्रोध के भाव उभर आए। अमरलोक में लगभग 10,000 वर्षों में उसे जरा भी नुकसान नहीं हुआ था और आज उसे एक साधारण व्यक्ति से थप्पड़ खाने को मिल रहा था। सू शांगविन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तांग शियू लगभग उन्माद में चीख उठा और उसकी आंखों से एक भयानक रोशनी फूट पड़ी। मैं क्या करने की हिम्मत नहीं करता? मेरी माँ का भाई सबसे बड़ा है, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, क्या मैं तुम्हें अनुशासित करने के योग्य भी नहीं हूँ? तांग शियू की तीखी निगाहों से सू शांगविन चौंक गया और उसके हाथ की हरकतें रुक गईं। ये कहने के बाद सू शांगविन को तांग शियू के अड़ियल रवैये पर थोड़ी झुंझलाहट हुई। उसने न केवल अपना हाथ पीछे नहीं खींचा, बल्कि उसे और भी जोर से तांग शियू के चेहरे की ओर घुमाया। हालांकि सू शांगविन की हिचकिचाहट ने तांग शियू को बचने का मौका दे दिया। सू शांगविन जब अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए बातें कर रहा था, तब तक तांग शियू ने अपना शरीर हिलाया और एक तरफ हट गया। जैसे ही तांग शियू को लगा कि वह एक वार से बच गया है, उसके कान में एक तेज थप्पड़ की आवाज गूंजी, जिससे उसका दिल एक धड़कन चूक गया। तांग शियू ने हैरानी से अपना सिर घुमाया, तब उसे एहसास हुआ कि सू शांगविन का थप्पड़ उसकी मां के चेहरे पर लगा था। तभी तांग शियू को याद आया कि उसकी मां उसे कसकर पकड़े हुए उसके ठीक पीछे खड़ी थी।
जैसे ही वह बचा, सू शांगविन की हथेली स्वाभाविक रूप से उसकी मां के चेहरे पर जा लगी। पश्चाताप, पीड़ा, क्रोध, आत्मदोष, पल भर में तांग शियू का हृदय असंख्य नकारात्मक भावनाओं से भर गया। नहीं, सू शांगविन की पिछली स्थिति और उसकी बांह की लंबाई को देखते हुए वह थप्पड़ मां के चेहरे तक नहीं पहुंच सकता था। मेरे बचने के प्रयास में वह शर्मिंदगी से क्रोधित हो गया और जानबूझकर मां को मारने का मौका ढूंढ लिया। पलक झपकते ही तांग शियू के मन में वह दृश्य फिर से ताजा हो गया। फिर उसने ठंडे लहजे में सू शांगविन को देखा। जब तांग शियू ने सू शांगविन के थोड़े झुके हुए शरीर को देखा, जिसे वह पीछे खींचने का समय भी नहीं पा सका था, और सू शांगविन के होंठों के कोने पर व्यंग्यपूर्ण चुनौती भरी मुस्कान देखी, तो तांग शियू का क्रोध चरम पर पहुंच गया। लगभग सहज रूप से तांग शियू आगे बढ़कर सू शांगविन से जानलेवा लड़ाई करना चाहता था। हालांकि सू शांगविन के मजबूत भालू जैसे शरीर को देखकर और फिर अपने स्वयं के कमजोर शरीर के बारे में सोचकर तांग शियू ने जबरदस्ती अपनी आंतरिक इच्छा को दबा दिया। लेकिन तांग शियू अपने गुस्से को दबाने के मूड में नहीं था। अगर सू शांगविन के परिवार के मौखिक ताने बाने ने पहले सिर्फ तांग शियू को गुस्सा दिलाया था, तो सू शांगविन द्वारा जानबूझकर अपनी मां सू लिंगियो को थप्पड़ मारने से तांग शियू का गुस्सा और भड़क उठा, जिससे सू शांगविन के परिवार के प्रति उसकी घृणा और बढ़ गई। न तो मेरे पास कोई जादुई हथियार है, न ही कोई साधना, और मेरा शरीर भी बेहद कमजोर है। मैं इन मौजूदा मुश्किलों का समाधान कैसे करूं? तांग शियू ने ठंडे स्वर में सू शांगविन को देखा। उसके दिमाग में कई विचार चल रहे थे। मुझे मिल गया। कुछ क्षण बाद तांग शियू की आंखें चमक उठीं। अमरलोक में अपने 10,000 वर्षों के दौरान तांग शियू ने अनगिनत मार्शल आर्ट और गुप्त तकनीकों का अभ्यास किया था, और उनकी साधना विधियों का संग्रह दुनिया के सागर जितना विशाल था। उन्हें धुंधली सी एक जलती हुई सार कला याद थी जो वर्तमान समस्या का समाधान कर सकती थी। अमरलोक में ऊर्जा संचारित करने की एक बहुत ही प्रचलित विधि जलती हुई सार कला थी, जो श्वास लेने की तकनीक के समान थी। इसके लिए किसी विशेष साधना की आवश्यकता नहीं थी और साधारण लोग भी इसे कर सकते थे। हालांकि इसमें शरीर की थोड़ी सी जीवन शक्ति खर्च होती थी, लेकिन आमतौर पर शरीर को कोई नुकसान नहीं होता था। बेशक जलती हुई सार कला का प्रभाव भी अत्यंत सीमित था। ये केवल अस्थायी रूप से शारीरिक शक्ति को बढ़ा सकता था। हालांकि तांग शियू का शरीर इस समय कमजोर था और सू शांगविन का मुकाबला करने में पूरी तरह असमर्थ था। लेकिन अगर वह अपनी शक्ति को एकत्रित और केंद्रित करके सबसे महत्वपूर्ण क्षण में उसका उपयोग करे और आक्रमण करने का अवसर पाकर उसे ध्वस्त कर दे, तो उसे अब भी विश्वास था कि वह अपने करीबी युद्ध कौशल से सू शांगविन को कुचल सकता है। सू शांगविन, मेरी मां को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमसे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा। कुछ सांसों के बाद जब तांग शियू की आंतरिक शक्ति कुछ हद तक एकत्रित हुई, तो उसने देखा कि सू शांगविन ने उसकी मां से माफी मांगने का कोई इरादा नहीं दिखाया, और उसकी मां ने चुपचाप सू शांगविन का थप्पड़ सहन कर लिया। वह दहाड़ते हुए सू शांगविन पर टूट पड़ा। तांग शियू का चिल्लाना और आक्रामक व्यवहार कुछ हद तक ऐसे व्यक्ति जैसा था जिसने गुस्से के कारण अपना आपा खो दिया हो। लेकिन 16 वर्षीय तांग शियू के लिए यह एक उचित प्रतिक्रिया भी थी। एकीकरण की अवधि के बाद तांग शियू पृथ्वी पर अपनी पहचान के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठा चुका था, और उसने उस समय सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया दी। अरे मूर्ख, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? दुबली पतली तांग शियू को अपनी ओर दौड़ते देख सू शांगविन के होंठों पर तिरस्कार का भाव आ गया। उसने कड़े शब्दों में कहा, मैं तो बस तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। तुम्हारी लापरवाही भरी हरकत की वजह से ही तुम्हारी मां को थप्पड़ पड़ा। इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो, मैं नहीं। सू शांगविन के बोलते ही उसने लापरवाही से हाथ बढ़ाया और तांग शियू को धक्का देकर एक तरफ कर दिया। एक तेज चटकने की आवाज के साथ सू शांगविन की बांह अपनी जगह से हट गई। सू शांगविन दर्द से कराह भी नहीं पाता कि तभी उसके पेट पर एक जबरदस्त और अभूतपूर्व प्रहार हुआ, जिससे वह दोपहर के भोजन में खाए पिए सब कुछ लगभग उल्टी करने को मजबूर हो गया। फिर भी तांग शियू के हाथ बेतरतीब ढंग से उसके शरीर को छूते और दबाते रहे, जिससे उसे उल्टी करने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन वह उल्टी नहीं कर पाया और उसे चक्कर आने लगे। वह भ्रमित हो गया और असहनीय दर्द से तड़पने लगा। असहनीय दर्द के कारण सू शांगविन का सिर किसी डूबते हुए व्यक्ति की तरह महसूस हो रहा था, और वह केवल अचेतन रूप से अपने हाथों को फड़फड़ा रहा था, किसी सहारे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मदद करो, हत्या, इतना खून, जल्दी पुलिस को बुलाओ। इतनी अच्छी जन्मदिन पार्टी, ये सब ऐसे कैसे हो गया? क्या 3000 युआन इसके लायक हैं? बेहोश होने से पहले सू शांगविन ने घबराहट भरी चीखों और रोने की आवाजें स्पष्ट रूप से सुनी, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि क्या हुआ था। अध्याय 3 सच्चाई सामने आती है। घर में किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो शुरू में एक साधारण विवाद था, वह इतनी दुखद हद तक बढ़ जाएगा। तांग शियू और सू शांगविन दोनों को खून से लथपथ गिरते देख उनकी जान को कोई आहत नहीं था। घर में मौजूद सभी लोग दहशत में आ गए। चीखें, रोना और मदद के लिए गुहारें गूंजने लगीं। किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि कौन सही है और कौन गलत। महज कुछ ही मिनटों में पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। आश्चर्यजनक रूप से पुलिस के पहुंचते ही बेहोश सू शांगविन धीरे धीरे जाग उठी। इसके तुरंत बाद तांग शियू ने भी दबी हुई सी कराह निकाली। पुलिसकर्मियों से भरे कमरे को देखकर सू शांगविन चौंक गया। उसने जमीन पर लेटे हुए तांग शियू पर नजर डाली और उसे तुरंत याद आ गया कि बेहोश होने से पहले तांग शियू उससे टकरा गया था। सू शांगविन की आंखें तुरंत लाल हो गईं। अधिकारियों, मेरे घर से 3000 युआन चोरी हो गए हैं। मुझे शक है कि इस बेवकूफ ने इसे चुराया है। कृपया इसे गिरफ्तार करें। सू शांगविन ने दांत पीसते हुए अपनी उंगली के दर्द को नजरअंदाज करते हुए तांग शियू की नाक की ओर इशारा किया। हमें अभी अभी यहाँ एक हत्या की सूचना मिली है। किसने सूचना दी? कमरे में घंटी जैसी आवाज गूंजी। इस बार टीम लीडर एक बहादुर महिला अधिकारी थी। महिला अधिकारी ने सू शांगविन की बातों को अनसुना कर दिया। इसके बजाय उसने कमरे में मौजूद सभी लोगों पर नजर डाली। अंत में झांग मियुन पर अपनी निगाहें टिकाईं और गहरी आवाज में पूछा। महिला अधिकारी की तीखी निगाहों के सामने झांग मियुन घबराकर अपना सिर नीचे कर लिया और हकलाते हुए बोली, अधिकारियों, मैंने ही फोन किया था। मैंने अपने पति को खून बहते हुए और सांस न लेते हुए देखा, इसलिए मुझे लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है। मैं घबरा गई थी और फोन करते समय मुझसे कुछ गलत बात निकल गई। झांग मियुन की व्याख्या सुनकर चेंग जुमी के चेहरे के भाव काफी नम पड़ गए। अधिकारियों, इस आदमी को गिरफ्तार करो। इसने न सिर्फ हमसे 3000 युआन चुराए, बल्कि अभी अभी मुझे बुरी तरह से टक्कर भी मारी। इसने मेरी बांह तोड़ दी। जैसे ही चेंग जुमी तांग शियू और सू शांगविन की चोटों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने के लिए झुकी, सू शांगविन फिर से चिल्लाई। चेंग जुमी ने सू शांगविन को घूरकर देखा, लेकिन कुछ नहीं
कहा। वह अपना काम करती रही और साथ ही उसने अन्य पुलिस अधिकारियों को घटनास्थल की घेराबंदी करने का आदेश दिया। अधिकारियों, मैं आपकी लोक सुरक्षा ब्रिगेड के कप्तान वांग का अच्छा मित्र हूं और मैंने आपके निदेशक डैंग के साथ भी कई बार पेय पदार्थ पिए हैं। मैंने आपके नगर निगम विभाग को कई बार प्रायोजित भी किया है। चेंग जुमी द्वारा उसकी बात अनसुनी करते देख सू शांगविन को अपमानित महसूस हुआ। उसने तुरंत उसे याद दिलाया, तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते कि नगर निगम तुम्हारे परिवार द्वारा चलाया जाता है और फिर तुम मुझे बताओगे कि किसे गिरफ्तार करना है। सू शांगविन के इस दबंग रवैये से चेंग जुमी पहले ही चिढ़ चुकी थी। उसकी बात सुनकर उसने ऊपर देखा और चिढ़कर कहा। उसका चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया था। सू शांगविन ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि नगर निगम कार्यालय में अपने संपर्कों का खुलासा करने के बाद यह महिला अधिकारी न केवल इसे नजरअंदाज करेगी बल्कि उससे और भी ज्यादा घृणा करने लगेगी। वह क्षण भर के लिए अवाक रह गया। सू शांगविन के हस्तक्षेप के बिना चेंग जुमी ने जल्दी से सू शांगविन और तांग शियू दोनों की चोटों की जांच पूरी कर ली। चेंग जुमी ने पाया कि सू शांगविन को केवल हाथ में मामूली चोट आई थी और शरीर पर लगभग कोई अन्य चोट नहीं थी। इसके विपरीत तांग शियू की कमर और पेट पर कई चोटें थीं और वह बहुत थका हुआ था। चेंग जुमी को सबसे ज्यादा हैरानी फर्श पर फैले खून के बड़े बड़े धब्बे देखकर हुई। चेंग जुमी ने पुष्टि की कि तांग शियू की चोटें देखने में भले ही भयावह लग रही थीं, लेकिन वास्तव में गंभीर नहीं थीं। फिर भी वहां मौजूद लोगों का दावा था कि जमीन पर फैला सारा खून तांग शियू की उल्टी थी, जिससे चेंग को संदेह हुआ कि कहीं उसकी आंखों को धोखा तो नहीं हो रहा है। क्या आपको कोई तकलीफ हो रही है? चेंग जुमी ने पीले पड़े तांग शियू की ओर देखते हुए चिंता से पूछा। बहन, मैं ठीक हूँ। मैं अस्पताल नहीं जाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ परेशान हो, तांग शियू ने मच्छर की भिनभिनाहट जितनी धीमी आवाज में सिर हिलाते हुए कहा। चेंग जुमी ने एक पल के लिए तांग शियू को देखा, फिर उनके बगल में चिंतित दिख रही सू लिंग्यू की ओर एक नजर डाली और चुप हो गई। कैप्टन चेंग, क्या हमें यह मामला कैप्टन वांग को सौंपना चाहिए? घटनास्थल पर हत्या न होने और गंभीर चोट का मामला न होने बल्कि केवल एक सामान्य जन सुरक्षा मामला होने की पुष्टि के बाद चेंग जुमी के साथ आए जासूसों ने जाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। कल आम सभा में निदेशक डैंग ने कहा था कि हमें पुलिस संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। क्या इतने छोटे से मामले के लिए नगर निगम को 2 बार बुलाने की वाकई जरूरत है? चेंग जुमी ने नाराजगी से बोलते हुए अधिकारी को घूरकर देखा। ये कहने के बाद चेंग जुमी को पूरी तरह से राहत महसूस हुई। चेंग जुमी के साथ आए अन्य पुलिस अधिकारी तो दंग रह गए। उन्हें लगा मानो उनके कान धोखा खा रहे हों। जहां तक उन्हें पता था, चेंग जुमी दूसरों के मामलों में दखल देने वाली नहीं थी। पहले भी जब उन्हें इस तरह के सार्वजनिक सुरक्षा मामलों का सामना करना पड़ता था तो वे यथासंभव उनसे बचती थीं। सक्रिय रूप से शामिल होने की तो बात ही दूर थी। हालांकि घटनास्थल पर पहुंचने के बाद चेंग जुमी और सू शांगविन के बीच हुई बातचीत को याद करते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों कुछ हद तक समझ रही थी कि क्या हो रहा है। नगरपालिका कार्यालय में चेंग जुमी बुराई से घृणा करती थी और विशेष रूप से सार्वजनिक सुरक्षा ब्रिगेड के कप्तान वांग हाओ के आचरण को नापसंद करती थी। हालांकि सू शांगविन ने गलती से यह उल्लेख कर दिया कि वह और वांग हाओ घनिष्ठ मित्र थे, जो निस्संदेह उसके लिए अपनी ही मुसीबत खड़ी करने जैसा था। चेंग जुमी के आदेश पर जासूसों ने तुरंत काम शुरू कर दिया। पुलिस को घर की तलाशी लेते देख सू यानिंग और सू शियांगफेई के चेहरे पीले पड़ गए और उनके शरीर कांपने लगे। वे बेसब्री से चाहती थीं कि पुलिस 3000 युआन की जांच बंद कर दे, लेकिन इस समय उनमें बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। यानिंग, शियांगफेई, पुलिस ने बस इतना कहा है कि पापा का हाथ सिर्फ डिस्लोकेट हुआ है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों के असामान्य भाव देखकर सू शांगविन को लगा कि वे पहले पापा के बेहोश होने से डर गए थे और मुस्कुराते हुए उसने उन्हें दिलासा दिया। अपने पिता की सांत्वना सुनकर सू यानिंग और सू जियांगफेई की आंखों में लगभग आंसू आ गए थे, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के कारण वे खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं कर पाईं। कुछ ही देर में जासूसों को घर में 3000 युआन मिल गए। बेडरूम में अलमारी के ऊपर पैसे मिले। 3000 युआन नकद मिलने के साथ ही जासूसों को अलमारी के ऊपर एक स्पष्ट हथेली का निशान भी मिला। अलमारी के ऊपरी हिस्से की लंबे समय से सफाई नहीं हुई थी, इसलिए उस पर धूल की एक पतली परत जम गई थी और पैसे छिपाने वाले व्यक्ति ने गलती से उस पर एक निशान छोड़ दिया। चेंग जुमी ने पहले कुछ देर तक हथेली के निशान को घूरकर देखा, फिर कमरे में मौजूद सभी लोगों पर नजर डाली और अंत में सू जियांगफेई पर ध्यान केंद्रित किया। छात्रा सू जियांगफेई, क्या आप समझा सकती हैं कि यह हथेली का निशान किस बारे में है? सू जियांगफेई को एक पल के लिए घूरने के बाद चेंग जुमी ने अचानक तीखे स्वर में पूछा। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मेरी बहन ने मुझे पैसे छिपाने को कहा था। मेरी बहन ने कहा कि वह तांग शियू से नफरत करती है और तांग शियू एक बेवकूफ है जिसका स्कूल में रिकॉर्ड खराब है। अगर हम उस पर झूठा आरोप भी लगा दें तो भी वह अपना बचाव नहीं कर पाएगा। सू शियांगफेई पहले से ही दोषी महसूस कर रहा था और चेंग जुमी की तीखी चीख सुनकर उसकी तनावग्रस्त नसें तुरंत बिखर गईं। उसने जल्दी से सारा दोष दूसरों पर डाल दिया। मैं तो बस तांग शियू के साथ एक शरारत करना चाहती थी। मेरा इरादा पैसे चुराने का नहीं था। कमरे में मौजूद सभी लोगों की निगाहें खुद पर टिकी देखकर सू यानिंग घबराकर समझाने लगी। सू जियांगफेई और सू यानिंग की बातें सुनकर भले ही चेंग जुमी कुछ न बोलती, घर में मौजूद हर कोई समझ जाता था कि क्या हो रहा है। तो असल में ये एक चोर ही है जो बार बार चोर बनना बंद करो चिल्ला रहा है। ये परिवार वाकई में कुछ अलग ही है। आपको लगेगा कि इस परिवार के पास 3000 युआन की कमी नहीं है, तो वे उस अनाथ माँ और बेटे पर झूठा आरोप क्यों लगाएंगे? ऐसे रिश्तेदार होना उस माँ बेटे के लिए वाकई बदकिस्मती है। अगर मैं होता तो ऐसे रिश्तेदारों से बहुत पहले ही संबंध तोड़ लेता। भला मैं उनसे मेलजोल क्यों रखूं और बेवजह अपमान क्यों सहूं? आज सू शांगविन का 40वां जन्मदिन भोज था। हालांकि दोपहर के भोजन के बाद ज्यादातर मेहमान चले गए थे, फिर भी शाम के भोज के लिए काफी लोग बचे रहे। जब तांग शियू ने धमाका किया तो जो बात पहले केवल बेडरूम में मौजूद 1 दर्जन लोगों को पता थी, वह तुरंत सभी मेहमानों को पता चल गई। आखिरकार तमाशा देखना मानवीय स्वभाव है और यह मामला आज के उत्सव के मुख्य पात्र से गहराई से जुड़ा हुआ था। पुलिस के आगमन ने न केवल सभी मेहमानों को आकर्षित किया बल्कि आसपास के इलाकों के पड़ोसियों और अन्य निवासियों को भी उत्साह में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। सभी ने पहले सोचा था कि गरीब होने के कारण तांग शियू ने अपनी नीच महत्वाकांक्षाओं के चलते 3000 युआन चुरा लिए थे। सच्चाई सामने आते ही उन्हें स्थिति की भयावहता का एहसास हुआ। सू लिंग्यू और उसके बेटे के प्रति सहानुभूति और दया भाव रखते हुए सू शांगविन के परिवार के प्रति उनकी निगाहें घृणा और तिरस्कार से भर गईं। सू शांगविन और झांग मेयुन ने स्पष्ट रूप से सच्चाई के इस रूप को लेकर कोई अनुमान नहीं लगाया था।
वे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। आसपास मौजूद भीड़ की चर्चाओं और आरोपों को सुनकर और उनकी उपहासपूर्ण और तिरस्कारपूर्ण निगाहों को महसूस करके सु शांगविन के परिवार के चेहरे दर्द से जल रहे थे। अधिकारियों, अपना पैसा छिपाना चोरी तो नहीं कहलाता, है ना? मुझे खेद है कि आज आपको इतनी दूर तक बेवजह आना पड़ा। काफी देर बाद सु शांगविन ने आखिरकार अपने गुस्से को थोड़ा शांत किया। वह बनावटी मुस्कान के साथ चेंग जुमी के पास गया और धीरे से विनती की। अपना पैसा छुपाना बेशक अपराध नहीं है, लेकिन हमारे देश के आपराधिक कानून के अनुसार सार्वजनिक रूप से दूसरों का अपमान करना या हिंसा या अन्य साधनों के माध्यम से मनगढ़ंत तथ्य गढ़कर दूसरों को बदनाम करना, यदि परिस्थितियां गंभीर हों तो 3 साल से अधिक की निश्चित अवधि के कारावास, आपराधिक हिरासत, सार्वजनिक निगरानी या राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने की सजा दी जा सकती है। आपने न केवल तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और मनगढ़ंत कहानियां बनाई हैं, बल्कि मानहानि का अपराध भी किया है। इसके अतिरिक्त हमारे देश के आपराधिक कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने पर अधिकतम 3 वर्ष की निश्चित अवधि की कैद, आपराधिक हिरासत या सार्वजनिक निगरानी की सजा दी जाएगी। गंभीर चोट पहुंचाने पर कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष की निश्चित अवधि की कैद की सजा दी जाएगी। चूंकि आपके हमले के परिणामस्वरूप तांग शियू को कई चोटें आईं, यहां तक कि उन्हें खून की उल्टी हुई और वे बेहोश हो गए, इसलिए 10 साल की सजा की तो बात ही छोड़िए, 3 से 5 साल की सजा तो निश्चित रूप से अपरिहार्य है। चेंग जुमी ने देखा कि सु शांगविन को अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था, बल्कि वह बेपरवाही से अपने बेटे के कार्यों का बचाव कर रहा था। वह मन ही मन उपहास किए बिना नहीं रह सकी। सु शांगविन के परिवार की विनती भरी निगाहों को अनसुना करते हुए चेंग जुमी ने हाथ हिलाकर जोर से घोषणा की, सभी संबंधित कर्मियों को पूछताछ और बयान के लिए वापस ले आओ। अधिकारियों, यह एक गलतफहमी है, पूरी तरह से गलतफहमी। तांग शियू हमारा भतीजा है, हम भला उसे बदनाम कैसे कर सकते हैं या जानबूझकर उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? चेंग जुमी को गंभीर देखकर सु शांगविन घबरा गया। उसने चेंग जुमी की आस्तीन पकड़ ली और जोर जोर से विनती करने लगा। चेंग जुमी से बात करते समय सु शांगविन ने मदद के लिए सु लिंग्यू की ओर देखा। झांग मियुन को भी एहसास हुआ कि इस समय केवल सु लिंग्यू और तांग शियू यानी माँ बेटे ही उसके परिवार को बचा सकते हैं। उसने अपने बच्चों की आस्तीनें पकड़ी और धीरे धीरे सु लिंग्यू की ओर चल पड़ी। लिंग्यू, जैसा कि कहावत है, लोग शिकायत नहीं करते, अधिकारी जांच नहीं करते। देखो, हम सब परिवार हैं, इसलिए चलो बंद कमरे में बैठकर बात करते हैं। यानिंग और शियांग फेई का मजाक थोड़ा ज्यादा ही हो गया, लेकिन वे तो बस बच्चे हैं जो खेल रहे थे। क्यों ना तुम अधिकारियों से बात करो और हम इसे निजी तौर पर सुलझा लें? झांग मियुन ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। झांग मियुन द्वारा मामले की गंभीरता को कम करने के प्रयास को सुनकर सु लिंग्यू ने बस अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। दूसरी बहन, आज शियांग फेई की गलती थी। मैं शियांग फेई से शियू एर से माफी मंगवाऊंगा, फिर यह मामला खत्म हो जाएगा। अगर आप इस मामले को ज्यादा खींचती रहीं तो हमारा कोई संपर्क नहीं रहेगा। सु शांगविन ने देखा कि सु लिंग्यू अपनी पत्नी के सामने अकड़ दिखाने की हिम्मत कर रहा है। वह गुस्से से एक ठंडी सी घुरघुराहट छोड़ बैठा। उसकी आंखों में धमकी भरी नजरें थीं। यह मत भूलो कि तांग शियू अभी भी शिंगचेंग नंबर 1 मिडिल स्कूल में पढ़ रहा है। उसके अंकों और व्यवहार को देखते हुए अगर शिंगचेंग नंबर 1 मिडिल स्कूल में मेरे संपर्क न होते तो उसे किसी भी समय स्कूल से निकाला जा सकता था। सु शांगविन के मुंह से निकली ठंडी आवाज ने कमरे का तापमान पल भर में 10 डिग्री से भी ज्यादा गिरा दिया। सु लिंग्यू भी कांप उठी और उसके पास सु शांगविन की ओर देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। अध्याय 4 वानिवन जुझाव टोंटियन जुए। सु शांगविन के शब्दों ने न केवल सु लिंग्यू को स्तब्ध कर दिया, बल्कि कमरे में मौजूद अन्य सभी लोग भी उन्हें सुनकर अवाक रह गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से सु शांगविन के इतने बेशर्म होने की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने अपने बेटे की गलतियों के लिए माफी नहीं मांगी और मदद मांगते समय उनका रवैया किसी एहसान मांगने वाले व्यक्ति जैसा नहीं था, बल्कि उन्होंने बड़े ही घमंडी अंदाज में दूसरों को धमकी दी। हालांकि स्टार सिटी में सु शांगविन के प्रभाव को याद करते हुए हर कोई सु लिंग्यू और उसके बेटे तांग शियू के लिए दुख महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। भले ही सु शांगविन का चरित्र निंदनीय था, लेकिन यह तथ्य निर्विवाद था कि उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी और स्टार सिटी में 1 दशक से अधिक समय में उसने जो व्यापक नेटवर्क बनाया था वह भी उतना ही प्रभावशाली था। जब सभी को लगा कि सौम्य स्वभाव वाली सु लिंग्यू निश्चित रूप से सु शांगविन के सामने झुक जाएगी, तभी अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वह हल्के से अपने पंजों पर खड़ी हुई, अपना हाथ उठाया और सु शांगविन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज इतनी तीखी और तेज थी कि बैठक में बैठे सभी लोगों को लगा कि उनके कानों में कुछ गड़बड़ हो गई है। सबकी नजरों में सु लिंग्यू एक शांत, गरिमामयी, सौम्य और विनम्र स्वभाव की इंसान थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि वह शर्मीली थी। वह हमेशा दूसरों द्वारा तंग की जाने वाली लड़की रही थी, कभी दूसरों को तंग करने वाली नहीं थी। फिर भी आज तमाम बाधाओं के बावजूद उसने किसी को मारा, और वह लंबी और मजबूत सु शांगविन थी जिसने वास्तव में लोगों को दंग कर दिया। अपनी मां को किसी को पीटते देख जमीन पर लेटे हुए तांग शियू को असीम खुशी का अनुभव हुआ और वह हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि खुशी दुख में तब्दील हो गई। पृथ्वी पर तांग शियू का शरीर मूल रूप से कमजोर और नाजुक था। आत्मा के अचानक फिर से पूर्ण हो जाने पर उन्होंने थोड़े ही समय में 2 तीव्र भावनात्मक उतार चढ़ाव का अनुभव किया और साथ ही जलती हुई सार कला का भी प्रयोग किया, जो जीवन शक्ति को नष्ट करने वाली एक श्वास तकनीक है। सिर्फ 3 बार हंसने के बाद वह बेहोश हो गया। जब सु शांगविन को एहसास हुआ कि वास्तव में उसे उसकी बहन ने थप्पड़ मारा है, जो उससे काफी छोटी थी, तो उसकी आंखों में एक भयंकर चमक कौंध गई और वह दहाड़ते हुए सु लिंग्यू को मारने के लिए तैयार हो गया। अप्रत्याशित रूप से सु शांगविन के कुछ करने से पहले ही उसके हाथों में हथकड़ी जकड़ गई। ये चेंग जुमी थी जो पास खड़ी यह सब तमाशा देख रही थी और उसके हिंसक आउटबर्स्ट का पहले से ही अनुमान लगा रही थी। मैं और हु वेनेक्सु तांग शियू को अस्पताल ले जाएंगे और सु लिंग्यू भी हमारे साथ आएंगी। बाकी सब लोग घर में मौजूद संबंधित व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन ले आओ। चेंग जुमी ने सु शांगविन को घृणा से घूरते हुए हाथ हिलाया और आज का अभियान समाप्त कर दिया। चेंग जुमी और अन्य लोगों को जाते हुए देखकर सु शांगविन एक पंक्चर गेंद की तरह पिचक गया और पल भर में उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई। झांग मियुन ने भी कभी नहीं सोचा था कि एक शानदार उत्सव भोज का अंत उसके परिवार के लिए इतनी बड़ी त्रासदी में होगा। हालांकि गिरफ्तारी के बाद उसका परिवार आसानी से पुलिस स्टेशन से बाहर निकल सकता था, लेकिन रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों के बीच उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। भाई बहन सु यानिंग और सु जियांगफेई पहले से ही हैरान थे
वे स्पष्ट रूप से यह नहीं समझ पा रहे थे कि एक साधारण शरारत इतनी दुखद घटना में कैसे तब्दील हो सकती है। तांग शियू ने जानबूझकर सब कुछ उड़ा दिया, ये सब तांग शियू की साजिश थी। अचानक सू जियांगफेई के दिमाग में तांग शियू की शैतानी मुस्कान कौंध गई, साथ ही तांग शियू के वे शब्द भी याद आ गए जिनमें उसने उससे खेलना जारी रखने की बात कही थी। सू जियांगफेई उन्मादी ढंग से चिल्लाई। दुर्भाग्यवश इस समय कोई भी संकी सू जियांगफेई पर ध्यान नहीं दे रहा था। देर रात स्टार सिटी पीपुल्स हॉस्पिटल। रात काफी हो चुकी थी, आकाश तारों से जगमगा रहा था और खिड़की से साफ चांदनी अंदर आ रही थी जो सीधे तांग शियू के पीले पतले लेकिन नाजुक चेहरे को रोशन कर रही थी। स्वर्गीय देवता और सांसारिक राक्षस। ब्रह्मांड स्थिर है, देवता और राक्षस विभाजित हैं। क्या देवता उच्च हैं इसलिए राक्षस निम्न है? क्या राक्षस उच्च हैं इसलिए देवताहीन है? फिर भी गति और स्थिरता निरंतर है, यिन और यांग का संतुलन है। कठोरता और कोमलता में अंतर करना कठिन है। समूह एकत्रित होते हैं, सौभाग्य और दुर्भाग्य उत्पन्न होते हैं, छवियां बनती हैं, परिवर्तन दिखाई देते हैं। एक यिन और एक यांग ही दाव है। अचानक तांग शियू के मुंह से अस्पष्ट और समझने में मुश्किल शब्दों की एक श्रृंखला निकली, जिससे बिस्तर के पास आराम कर रही सू लिंग्यू चौंक गई। सू लिंग्यू को लगा कि दोपहर की घटनाओं से उसका बेटा डर गया था और बिस्तर पर लेटे हुए भी उसे बुरे सपने आ रहे थे, इसलिए उसने सहज रूप से उसे जगाना चाहा। हालांकि धुंधली रोशनी में अपने बेटे का चेहरा देखने के बाद उसने इस विचार को खारिज कर दिया। हालांकि उसका बेटा अस्पष्ट और समझने में मुश्किल शब्द बोल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर असामान्य रूप से शांति थी और उसकी सुंदर भौहें अर्धचंद्राकार आकार में मुड़ी हुई थीं, मानो वह मुस्कुरा रहा हो। क्या मेरा बेटा प्राचीन ग्रंथों का पाठ कर रहा है? ये याद करके कि उसका बेटा हाई स्कूल के अंतिम वर्ष में प्रवेश करने वाला है, सू लिंग्यू को तुरंत राहत महसूस हुई। अगले ही पल सू लिंग्यू की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। सू लिंग्यू ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि खिड़की के बाहर तारों से आने वाली रोशनी अचानक चकाचौंध करने वाली हो गई और अंततः तारों की रोशनी के छोटे छोटे बिंदुओं में तब्दील हो गई, जो कांच की खिड़की को भेदकर उसके बेटे के पीले चेहरे पर पड़ी और चुपचाप उसके शरीर में विलीन हो गई। एक हल्की दूधिया सफेद धुंध धीरे धीरे प्रकट हुई और उसके बेटे के शरीर के चारों ओर घूमने लगी, मानो रात में सपने का बुलबुला हो। अपने बेटे के पीले चेहरे को धीरे धीरे गुलाबी होते हुए और उसके माथे को पवित्र प्रकाश की एक परत से ढका हुआ देखकर सू लिंग्यू ने धीरे धीरे अपने हाथ दूधिया सफेद धुंध की ओर बढ़ाए, ये पुष्टि करने के लिए कि उसने जो देखा वह एक भ्रम था या नहीं। हालांकि जैसे ही सू लिंग्यू ने दूधिया सफेद धुंध को छुआ, वह पूरी तरह से बिना किसी निशान के गायब हो गई। लगता है आज की घटनाओं ने मुझे बहुत ज्यादा सदमा पहुंचाया है, जिसकी वजह से मुझे चीजें दिखाई देने लगी हैं। सू लिंग्यू ने जबरदस्ती कड़वी मुस्कान बिखेरी, फिर तांग शियू को उसका कंबल ठीक करने में मदद की और आराम करने के लिए वापस लेट गई। सू लिंग्यू ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जैसे ही दूधिया सफेद धुंध गायब हुई, तांग शियू का पीला चेहरा स्पष्ट रूप से अधिक गुलाबी हो गया और उसकी पलकें धीरे से फड़फड़ाने लगीं। क्या मैं सचमुच असंख्य उत्पत्ति शून्य ब्रह्मांड अलौकिक कला का अभ्यास करने में सफल हो गया? कुछ देर बिस्तर पर चुपचाप लेटे रहने और अपनी शारीरिक स्थिति की जांच करने के बाद तांग शियू आश्चर्यचकित रह गया, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। असंख्य उत्पत्ति शून्य ब्रह्मांड अलौकिक कला एक रहस्यमय प्राचीन ग्रंथ था जो तांग शियू को आदिम देवताओं और राक्षसों के खंडहरों में संयोगवश प्राप्त हुआ था। ये साधना विधि आदिम युग से उत्पन्न हुई थी। आदिम युग में ऐसा कहा जाता था कि स्वर्ग और पृथ्वी में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, बल्कि वे अव्यवस्थित ऊर्जा से भरे हुए थे। मनुष्य चींटियों के समान थे और सभी स्वर्गों पर देव जाति और दानव जाति का शासन था। उनकी साधना विधियां पहाड़ों को हिला सकती थीं और समुद्रों को उलट सकती थीं, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी का विनाश हो सकता था। इनमें से देव जाति के पास अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली सहज दिव्य चेतना थी, इसलिए उनकी साधना विधियां मुख्य रूप से आत्मा के विकास पर केंद्रित थीं। वहीं दानव जाति के पास स्वाभाविक रूप से मजबूत और अजेय शरीर थे, इसलिए उनकी साधना विधियां मुख्य रूप से शरीर के विकास पर केंद्रित थीं। यद्यपि दोनों जातियों की साधना विधियां अत्यंत शक्तिशाली थीं, फिर भी वे परस्पर अनन्य थीं और उन्हें एक साथ नहीं अपनाया जा सकता था। देव जाति और दानव जाति की साधना विधियां इतनी शक्तिशाली और विनाशकारी थीं कि उन्हीं के कारण दोनों जातियों का विलुप्त होना हुआ और केवल युद्धक्षेत्र के कुछ निशान और अपूर्ण गुप्त नियमावली ही पीछे रह गईं। हालांकि तांग शियू द्वारा खोजी गई असंख्य उत्पत्ति शून्य ब्रह्मांड अलौकिक कला एक परिपूर्ण दिव्य कला थी, जिसके बारे में अफवाह थी कि ये देव जाति और दानव जाति दोनों के प्रतिभाशाली लोगों को एक साथ साधना करने की अनुमति देती है। साधना विधि प्राप्त करने के बाद तांग शियू बेहद प्रसन्न हुए और तुरंत इसका अध्ययन शुरू कर दिया, लेकिन 100 वर्षों के बाद तांग शियू को अपने प्रयास को असफल घोषित करना पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस साधना पद्धति में साधक को शारीरिक और मानसिक दोनों अवस्थाओं में शून्य से शुरुआत करनी पड़ती थी। मूल अवस्था में लौटना पड़ता था, जिसका अर्थ था नवजात शिशु की गर्भकालीन श्वास अवस्था में वापस लौटना। इसके लिए न केवल सबसे शुद्ध प्रारंभिक भौतिक शरीर की आवश्यकता थी, बल्कि सबसे शुद्ध प्रारंभिक चेतना की भी आवश्यकता थी, जिसे प्राप्त करना बिल्कुल असंभव था। तांग शियू ने 100 वर्षों तक एकांत में ध्यान किया, फिर भी उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। निराश होकर तांग शियू ने असंख्य उत्पत्ति शून्य ब्रह्मांड अलौकिक कला को कचरे की तरह अपने भंडारण वलय में फेंक दिया। उसने यह बात अपने विश्वासपात्रों और करीबी दोस्तों के साथ साझा नहीं की, क्योंकि तांग शियू को लगा कि उनके साथ इसे साझा करना बेकार होगा। इससे केवल उनका समय और ऊर्जा बर्बाद होगी और संभवतः इससे उन्हें ऊर्जा में विचलन का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक इसी निर्णय के कारण तांग शियू के विश्वासपात्रों और करीबी दोस्तों के मन में उनके प्रति द्वेष पैदा हो गया, जिसके चलते उन्होंने तांग शियू के खिलाफ साजिश रची, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उनकी आत्मा का विखंडन हुआ और उनकी अधूरी आंखों से मृत्यु हो गई। अमर लोक में लगभग 100 वर्षों तक मैं असंख्य उत्पत्ति शून्य ब्रह्मांड अलौकिक कला का सफलतापूर्वक अभ्यास क्यों नहीं कर पाया, जबकि पृथ्वी पर मैंने इसे मात्र एक रात में ही कर लिया? क्या यह संभव है कि पृथ्वी पर इस शरीर की साधना क्षमता अमर लोक के शरीर की तुलना में कहीं अधिक बेहतर है? तांग शियू गहन चिंतन में डूब गया। जल्द ही तांग शियू ने इस अनुमान को खारिज कर दिया। संत संप्रदाय के गुरु के फिजूलखर्च पोते के रूप में अमरलोक में तांग शियू का शरीर लगभग अपनी मां के गर्भ से ही विभिन्न दिव्य खजानों से पोषित हुआ था। जन्म के बाद उनकी नाड़ियों को शुद्ध किया गया और अस्थि मज्जा को पवित्र किया गया, जिससे उनकी बुद्धि और साधना क्षमता असाधारण रूप से अद्भुत हो गई। उनकी साधना की गति में न केवल तीव्र वृद्धि हुई, बल्कि रसायन शास्त्र, संरचना निर्माण, कलाकृति शोधन, ताबीज और अन्य क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा ने भी दूसरों को बहुत पीछे छोड़ दिया। पृथ्वी पर तांग शियू का शरीर बचपन से ही कुपोषण से ग्रस्त था और बाद में पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के कारण उसने व्यायाम नहीं किया।
कार दुर्घटना के बाद उसे अक्सर मामूली चोटें लगती रहती थीं। अगर उसकी साधना क्षमता अमरलोक से भी बेहतर होती तो यह अजीब बात होती। चूंकि यह साधना क्षमता की समस्या नहीं है तो फिर क्या है? तांग शियू ने चुपचाप अपने शरीर के भीतर तारामयी शक्ति के धुंधले निशान और उस कमजोर लेकिन अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट जीवन शक्ति को महसूस किया और एक बार फिर चिंतन में डूब गया। असंख्य उत्पत्ति शून्य ब्रह्मांड पालौकिक कला के साधक को शारीरिक और मानसिक दोनों अवस्थाओं में शून्य से शुरुआत करनी होती है, उत्पत्ति की ओर लौटना होता है, जिसका अर्थ है जन्म से पहले की भ्रूण जैसी सांस की अवस्था में वापस लौटना। आदिम युग में ऐसा कहा जाता था कि स्वर्ग और पृथ्वी में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, केवल अव्यवस्थित ऊर्जा थी। आज की पृथ्वी का वातावरण भी लगभग आध्यात्मिक ऊर्जा से रहित है। प्रारंभिक शारीरिक स्थिति, प्रारंभिक चेतना, खून थूकने और कोमा में चले जाने के बाद मेरा शरीर पूरी तरह से लकवाग्रस्त और नियंत्रण से बाहर हो गया था, जिसे शून्य से शुरुआत करने के रूप में वर्णित करना मुश्किल है। मेरी आत्मा भी अभी अभी पूर्णता की ओर लौटी थी और मेरी मानसिक स्थिति अविश्वसनीय रूप से शुद्ध थी, इसलिए यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह शून्य से शुरू हो रहा था। जुआ खेलने की मानसिकता और आवेग पर कार्य करते हुए तांग शियू ने उस सामान्य रूपरेखा को छोड़ दिया जिस पर उसने अनगिनत बार विचार किया था और पहले स्तर की साधना शुरू कर दी। असंख्य उत्पत्ति शून्य ब्रह्मांड पालौकिक कला की पहली परत, तारा अत्याचारी शरीर, स्वर्गीय देवता और सांसारिक राक्षस। ब्रह्मांड स्थिर है, देवता और राक्षस विभाजित हैं। क्या देवता उच्च हैं, इसलिए राक्षस निम्न है? क्या राक्षस उच्च हैं, इसलिए देवताहीन है? फिर भी गति और स्थिरता निरंतर है, यिन और यांग का संतुलन है, कठोरता और कोमलता में अंतर करना कठिन है। समूह एकत्रित होते हैं, सौभाग्य और दुर्भाग्य उत्पन्न होते हैं, छवियां बनती हैं, परिवर्तन दिखाई देते हैं, एक यिन और एक यांग ही दाव है। जैसे जैसे वह मंत्र का एक एक वाक्य पढ़ता गया, तांग शियू ने पाया कि उसकी दिव्य चेतना अनंत रूप से विस्तारित हो रही है, जब तक कि अंततः उसने आकाश में अनगिनत तारे नहीं देख लिए। अपने जीवन में पहली बार तांग शियू ने महसूस किया कि असंख्य तारे कितने अंतरंग और सुंदर हैं, जिससे वह अनायास ही उन्हें छूने और संजोने की इच्छा करने लगा। लगभग एक विचार के साथ ही तांग शियू की दिव्य चेतना तारों में से एक की ओर फैलने लगी। मानो तांग शियू की दिव्य चेतना का जवाब देते हुए वह तारा अचानक तेजी से चमक उठा, फिर अनगिनत तारों की किरणों में परिवर्तित हो गया जो तांग शियू की दिव्य चेतना पर बरसने लगी। जब तांग शियू के शरीर ने इन सभी तारों की किरणों को अवशोषित कर लिया तो उसकी दिव्य चेतना अन्य तारों की ओर फैल गई। धीरे धीरे तांग शियू ये भूल ही गया था कि वह साधना की अवस्था में है। वह असंख्य तारों के साथ अथक रूप से लुका छिपी का खेल खेलने लगा। कुछ समय बाद तांग शियू ने अपने मुंह से एक दुख भरी चीख निकाली और फिर अपनी साधना अवस्था से बाहर आ गया। अध्याय 5 मैं इस घर की रक्षा करूंगा। शियू क्या तुम्हें बुरा सपना आया? तांग शियू की दर्द भरी चीख ने सू लिंगियों को गहरी नींद से जगा दिया। तांग शियू को पसीने से तरबतर देखकर सू लिंगियों का दिल घबरा गया। तीव्र दर्द के कारण तांग शियू लगभग बेहोश हो गई थी। काफी देर बाद तांग शियू ने धीरे धीरे सांस ली। अपनी मां के चिंतित और परेशान चेहरे को देखकर तांग शियू एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर धीरे से सिर हिलाकर अपनी बात की पुष्टि की। तांग शियू अमरलोक के बारे में किसी को नहीं बताना चाहता था। बिना रक्षा करने की शक्ति के खजाने को अपने पास रखना केवल मुसीबत ही लाएगा और वह खुद को खतरे में नहीं डालना चाहता था। हालांकि तांग शियू को विश्वास था कि उसकी मां उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन उसे चिंता थी कि कहीं बुरे इरादे वाले लोग उसका फायदा न उठा लें या उसकी वजह से उसका शांतिपूर्ण जीवन अस्त व्यस्त न हो जाए। बच्चे, तुम ठीक से सो भी नहीं पाते। आपको इतना पसीना आ रहा है कि आपसे बदबू आ रही है। मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लाती हूँ ताकि तुम खुद को पूछ सको। सू लिंगियों ने कुछ पल चुपचाप अपने बेटे को देखा, फिर मुस्कुराई और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अपनी मां के चले जाने की पुष्टि करने के बाद ही तांग शियू ने हौंफते हुए दर्द से एक और चीख निकाली। फिर भी उसका चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। अत्यधिक, सचमुच अत्यधिक। पता चलता है कि यह विशाल स्रोत शून्य ब्रह्मांड एकीकरण कला, जो अमर दुनिया के प्राचीन काल से उत्पन्न हुई है, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा दुर्लभ थी, वास्तव में सूर्य, चंद्रमा, तारों और ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग अपने लिए करती है। मैं मूल रूप से साधना के लिए योग्य नहीं था, लेकिन सौभाग्य से खून थूकने के बाद जब मैं लकवाग्रस्त और बेहोश था, तब मैंने अनजाने में विशाल स्रोत शून्य ब्रह्मांड एकीकरण कला का अभ्यास किया, जिससे इसकी शर्तें मुश्किल से ही सक्रिय हुईं और इस प्रकार मैंने साधना करने की योग्यता प्राप्त कर ली। अन्यथा जागने के बाद केवल अपने सचेत मन और कमजोर शरीर के साथ मैं इस चमत्कारी कला का अभ्यास नहीं कर पाऊंगा। मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ। अपने शरीर के भीतर तारों की रोशनी का वह अंश और मंद लेकिन स्पष्ट जीवन शक्ति महसूस करते हुए तांग शियू अत्यधिक प्रसन्न हुआ। हालांकि तांग शियू के चेहरे की मुस्कान तुरंत जम गई और वह चुप हो गया। तांग शियू को अभी अभी जो पीड़ा हुई थी, उसने उस पर एक अमिट छाप छोड़ी। उस तरह की पीड़ा अमर लोक में देवत्व प्राप्ति के दौरान होने वाली परम हृदय पीड़ा, आदिम राक्षसी पीड़ा के समान थी। तांग शियू फिर कभी ऐसा दर्द सहन नहीं करना चाहती थी। हालांकि इसमें एक घातक खामी थी। साधक के पास इतना मजबूत शरीर होना चाहिए कि वह तारों भरे आकाश से प्राप्त असीम ब्रह्मांडीय शक्ति को सहन कर सके। मायरियत सोर्स वर्ल्ड यूनिवर्स यूनिफाइंग आर्ट के निर्माता ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि पहली परत स्टार टायरेंट बॉडी को विकसित करने के लिए, शरीर को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में दुर्लभ जड़ी बूटियां, दुर्लभ खनिज, साथ ही आंतरिक अंग, सार, रक्त, टेंडन और भयंकर जानवरों के अन्य घटक तैयार करने होंगे। स्टार टायरेंट बॉडी क्षेत्र में 9 चरण शामिल हैं: क्यूई शोधन, त्वचा पॉलिशिंग, मांसपेशियों की वृद्धि, अस्थि रूपांतरण, टेंडन रूपांतरण, मज्जा रूपांतरण, अंग रूपांतरण, रक्त और क्यूई परिसंचरण और कोर निर्माण। इस साधना पद्धति को उस दिव्य प्रतिभा द्वारा तैयार किया गया था जो दानव जाति के राक्षसी शरीर के सिद्धांतों की नकल करती है, ताकि दिव्य जाति के लोगों की अपेक्षाकृत कमजोर शारीरिक क्षमता को दूर किया जा सके। शरीर को मजबूत बनाने के प्रत्येक छोटे चरण में अनगिनत और विविध दुर्लभ सामग्रियों की आवश्यकता होती थी। विशाल स्रोत शून्य ब्रह्मांड एकीकरण कला के लिए साधक की शारीरिक शक्ति की आवश्यकता अत्यंत उच्च स्तर की होती है। यदि शारीरिक शक्ति पर्याप्त नहीं है, तो चाहे विशाल स्रोत शून्य ब्रह्मांड एकीकरण कला कितनी भी तेजी से विकसित हो, अंतिम परिणाम केवल अत्यधिक तारा प्रकाश का अवशोषण होगा, जिससे आत्मविस्फोट और मृत्यु हो जाएगी। धरती पर लौटना आसान नहीं था और मैं निश्चित रूप से विस्फोट होकर मरना नहीं चाहता। मैंने अमरलोक में विविध स्रोत शून्य ब्रह्मांड एकीकरण कला का अभ्यास करने की इच्छा इसलिए रखी क्योंकि अमरलोक नरसंहार का एक अराजक युग था और किसी को अपने जीवन को बचाने
के लिए पर्याप्त शक्तिशाली साधना की आवश्यकता थी। पृथ्वी पर कानून और शांति कायम है, इसलिए अत्यधिक उच्च युद्ध शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ क्षणों के आश्चर्य और खुशी के बाद तांग शियू धीरे धीरे शांत हो गया और उसने विविध स्रोत शून्य ब्रह्मांड एकीकरण कला का अभ्यास जारी रखने का विचार दृढ़ता से त्याग दिया। एक और अगर वह विशाल स्रोत शून्य ब्रह्मांड एकीकरण कला का अभ्यास जारी रखता तो आत्मविस्फोट की भयावह संभावना थी। दूसरी ओर अमर लोक में उसके विश्वासपात्रों और करीबी दोस्तों द्वारा इस दिव्य कला के लिए उसके खिलाफ साजिश रचने की याद बेहद दर्दनाक थी। चूंकि पृथ्वी पर उच्च युद्ध शक्ति की आवश्यकता नहीं है और विविध स्रोत शून्य ब्रह्मांड एकीकरण कला का अभ्यास करना खतरनाक है, इसलिए मैं अन्य साधना विधियों और गुप्त तकनीकों का अभ्यास कर सकता हूँ। अमर लोक में लगभग एक शताब्दी से अपने ऊपर ढो रहे भारी बोझ को उतारते हुए तांग शियू ने पुनर्तः राहत महसूस की। अमर लोक में अपने समय के दौरान संप्रदाय के गुरु के पोते के रूप में तांग शियू को वमिलियन बर्ड सीक्रेट संप्रदाय की अनगिनत साधना विधियों और युद्ध तकनीकों तक पहुंच प्राप्त थी। उन्होंने बाहरी गुटों से अनगिनत विरासतें और गुप्त नियमावली भी खरीदी और उनका आदान प्रदान किया था। अमर लोक के कुछ सर्वोच्च प्राणियों में से एक बनने के बाद तांग शियू ने व्यावहारिक रूप से पूरे अमर लोक की सभी साधना विधियों और युद्ध तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी। इसलिए तांग शियू के पास चुनने के लिए खेती के बहुत सारे तरीके और युद्ध तकनीकें उपलब्ध थीं। गोल्डन गूंज आर्ट, ब्लू फायर आर्ट, आइस हॉट आर्ट। अन्य लोग अभ्यास के लिए साधना विधियों या युद्ध तकनीकों की कमी को लेकर चिंतित थे, लेकिन तांग शियू इस बात को लेकर चिंतित था कि इनमें से किसे चुना जाए। शियू, मुझे माफ करना, मुझे दिन में तुम्हारे चाचा के चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। हालांकि उस समय तो अच्छा लगा, लेकिन बहुत संभव है कि इसकी वजह से तुम्हें स्टार सिटी फर्स्ट हाई स्कूल से निकाल दिया जाए। जब तांग शियू परेशान हो रही थी तब तक सू लिंग्यू गर्म पानी का एक बेसिन ले आई थी। तांग शियू के परेशान चेहरे को देखकर उसने सोचा कि वह स्कूल को लेकर चिंतित है। माँ, कोई बात नहीं, अगर हो गया तो हो गया। हमें ऐसे रिश्तेदारों की जरूरत नहीं है, नहीं तो हम हमेशा बिना किसी कारण के उनके अत्याचारों का शिकार होते रहेंगे। अपनी माँ के पछतावे भरे चेहरे को देखकर तांग शियू के पास खुद को संभालने और मुस्कुराते हुए उन्हें सांत्वना देने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन माँ, उन चीजों के बारे में चिंता मत करो जो अभी तक नहीं हुई हैं। शायद मैं अभी भी स्टार सिटी फर्स्ट हाई स्कूल में रह सकता हूँ। अगर वहाँ रहने का वाकई कोई रास्ता नहीं है तो मुझे लगता है कि 7th हाई स्कूल को मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए, है ना? यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आप मुझ पर पैसा खर्च करना जारी रखने को तैयार हैं या नहीं। सू लिंग्यू आगे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तांग शियू ने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम बदमाश हो, मेरा तो सिर्फ एक ही बेटा है, मैं तुम पर पैसे खर्च करने से कैसे मना कर सकती हूँ। सू लिंग्यू ने एक पल के लिए अपने बेटे को गंभीरता से देखा और यह जानकर कि उसका वास्तव में उसे दोष देने या उससे नाराज होने का कोई इरादा नहीं था, उसने सहज रूप से राहत की सांस ली। जब सू लिंग्यू तांग शियू के शरीर को पोंछने में उसकी मदद कर रही थी तब भी तांग शियू इस बारे में सोच में डूबा हुआ था कि उसे किन साधना विधियों और युद्ध तकनीकों का अभ्यास करना चाहिए। उसे कुछ भी गलत महसूस नहीं हुआ। तांग शियू को जब अपनी पैंट नीचे खींची जाने का एहसास हुआ और उसके गुप्तांगों में ठंडक सी महसूस हुई, तभी वह पूरी तरह से वास्तविकता में वापस आया। माँ, मैं इसे खुद कर सकता हूँ, तुम जाकर आराम करो। तांग शियू ने झटपट अपनी पैंट ऊपर खींची और साथ ही अपनी माँ के हाथ से गर्म तौलिया छीन लिया। बोलते समय उसका चेहरा लाल हो गया था। तुम बदमाश हो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, क्या तुम्हारे शरीर का कोई ऐसा हिस्सा है जिसे मैंने नहीं देखा? सू लिंग्यू ने हंसते हुए उसे डांटा, लेकिन उसने तांग शियू के शरीर को पोंछने में मदद करना जारी रखने पर जोर नहीं दिया। इसके बजाय वह वार्ड में चीजों को व्यवस्थित करने के लिए मुड़ गई। शियू, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा शरीर ठीक है और 1 साल पहले की पुरानी बीमारी भी अपने आप ठीक हो गई है। आपको कैसा लगता है? चाचा के घर पर कुछ घूंट जमा हुआ खून थूकने के बाद मुझे पूरी तरह से हल्कापन महसूस हुआ और मेरा दिमाग काफी स्पष्ट हो गया। ज्ञान के वे बिंदु जो पहले अस्पष्ट थे अब पूरी तरह से समझ में आ गए प्रतीत होते हैं। माँ, मुझे लगता है कि मैं अपनी कक्षा में शीर्ष छात्र के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त कर सकती हूँ। सू लिंग्यू की चिंतित निगाहों के बीच तांग शियू ने उत्साह से भरे चेहरे के साथ कहा। तांग शियू स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसकी माँ किस बात को लेकर चिंतित है, इसलिए उसने पूरी तरह से उसकी इच्छा के अनुसार ही बात की। दरअसल तांग शियू के शब्द उसकी माँ को धोखा देने के लिए नहीं थे, उन्हें केवल एक परोपकारी छिपाव ही माना जा सकता है। अपनी आत्मा के पूरी तरह से बहाल होने के बाद तांग शियू ने जब अपने शरीर की जांच की तो उसे अपने शरीर में रक्त के ठहराव के कई बिंदु मिले, जो उसे पता था कि कार दुर्घटना के बाद से बची हुई पुरानी बीमारियां थीं। जब तांग शियू ने इग्नाइट युआन आर्ट का इस्तेमाल किया तो उसका मूल उद्देश्य सू शांगविन को एक दर्दनाक सबक सिखाना था। लेकिन अभिनय के दौरान तांग शियू को अचानक एहसास हुआ कि यह पृथ्वी है, एक शांतिपूर्ण और समृद्ध दुनिया, न कि निर्णायक और निर्दयी अमर दुनिया। सू शांगविन महज एक रिश्तेदार था जिसे वह नापसंद करता था, न कि कोई जानी दुश्मन। इसलिए उसने अपनी बहुत सारी शक्ति वापस ले ली और इसके बजाय उसका सारा उपयोग अपने शरीर से रक्त के जमाव को दूर करने के लिए किया। इसलिए तांग शियू की पुरानी बीमारी अपने आप ठीक नहीं हुई, बल्कि तांग शियू ने स्वयं इसका इलाज किया। जहां तक उनके शैक्षणिक प्रदर्शन की बात है, तांग शियू ने अपनी आत्मा के पूरी तरह से पुनर्स्थापित होने के साथ अपनी मूल बुद्धि को पुनः प्राप्त कर लिया था। इसके अलावा अमर लोक से लाए गए 10,000 वर्षों के ज्ञान और अमर कलाओं का तो जिक्र ही नहीं। अगर वह तब भी अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर सका तो अमर लोक में उसके 10,000 साल व्यर्थ हो जाएंगे। तांग शियू के शरीर की स्थिति पूरी तरह से ठीक होने की पुष्टि करने के बाद सू लिंग्यू ने उन्हें डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरी करने में मदद की। घर की थोड़ी बहुत साफ सफाई के बाद तांग शियू को अपनी माँ के कहने पर स्कूल जाना ही पड़ा। शियू, आखिरकार हम और तुम्हारे चाचा एक परिवार हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके चाचा इतने निर्दयी होंगे। अगर स्टार सिटी फर्स्ट हाई स्कूल सचमुच असहनीय हो जाए तो मैं तुम्हें स्टार सिटी सेकंड हाई स्कूल में दाखिला दिलाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी, और अगर वह भी काम न करे तो स्टार सिटी 7th हाई स्कूल तो है ही। स्कूल के गेट से अंदर जाने से पहले सू लिंग्यू ने अनिच्छा से तांग शियू का कॉलर सीधा किया और धीरे से बोली, माँ, मुझे पता है, मैं बस पढ़ाई पर ध्यान दूंगा और किसी और चीज के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि आप हर चीज में मेरे साथ हैं। तांग शियू ने अपनी माँ को धीरे से गले लगाया और स्पष्ट रूप से कहा, आपको भी अपना ख्याल रखना होगा, वरना मेरा ध्यान भटक जाएगा। ये कहते हुए तांग शियू मुड़ी और चली गई, पीछे सू लिंग्यू को छोड़ गई, जिसकी आंखें
लाल हो गई थीं। ये शरारती बच्चा अचानक इतना भावुक हो गया है, ये सचमुच असामान्य है। अपने बेटे में आए इस महत्वपूर्ण बदलाव को महसूस करते हुए सु लिंग्यू भावुक हो उठी और साथ ही उनके भीतर गहरी संतुष्टि का भाव भी उमड़ आया। सु लिंग्यू को यह नहीं पता था कि तांग शियू ज्यादा दूर नहीं गई थी। शिक्षण भवन के कोने पर पहुंचकर और यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसकी मां उसे नहीं देख सकती, तांग शियू पलक झपकते ही कोने में छिप गया और चुपके से अपनी मां को देखने लगा। जब तांग शियू ने अपनी मां की आंखों में आंसू भरे देखे, फिर भी उनके चेहरे पर राहत भरी मुस्कान थी, तो उसकी नाक में झुनझुनी हुई और गर्म आंसुओं की 2 धाराएं अनियंत्रित रूप से बह निकलीं। सु लिंग्यू समेत कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि तांग शियू और सु लिंग्यू के बीच स्नेह कितना गहरा था। 10,000 वर्षों का वियोग, 10,000 वर्षों की तड़प। अमर लोक में अपने 10,000 वर्षों के दौरान तांग शियू की एकमात्र चिंता उसकी मां थी और साथ ही उसका सबसे बड़ा आंतरिक दानव भी। तांग शियू ने चाहे जितनी भी कोशिश की हो, वह इस लगाव से छुटकारा नहीं पा सका। हालांकि तांग शियू ने अमर लोक में 10,000 वर्षों तक अपनी मां को नहीं देखा था, लेकिन हृदय संकट के दौरान तांग शियू ने अपनी मां के साथ अनगिनत पुनर्जन्म बिताए थे। लगभग हर पुनर्जन्म में सु लिंग्यू तांग शियू की मां थी और तांग शियू सु लिंग्यू का इकलौता बेटा था। सौभाग्यवश अमर लोक में बिताए 10,000 वर्षों ने तांग शियू को अत्यंत मजबूत भावनात्मक नियंत्रण प्रदान कर दिया था। अमर लोक में अंतिम क्षण में अपने विश्वासपात्रों और बुद्धिमान मित्रों द्वारा धोखा दिए जाने और आहत किए जाने के दृश्य ने भी तांग शियू को निराश कर दिया। अन्यथा अचानक पृथ्वी पर लौट आए तांग शियू ने निश्चित रूप से अपनी मां को गले लगाया होता और बेकाबू होकर रोया होता। मां, पिछले 17 वर्षों से आप इस परिवार की रक्षा कर रही हैं, अब से मैं इस परिवार की रक्षा करूंगा। अपनी मां की दूर जाती हुई आकृति को धीरे धीरे छोटा होते हुए और अंततः भीड़ में गायब होते हुए देखकर तांग शियू ने मन ही मन ये प्रतिज्ञा की। अध्याय 6 शर्म। जब तांग शियू कक्षा में पहुंचा तो उसके अधिकांश सहपाठी अपनी पढ़ाई में मग्न थे, एक के बाद एक परीक्षा पत्र हल कर रहे थे। कुछ छात्र जोर जोर से पाठ्यपुस्तकें पढ़ रहे थे और कक्षा में तनावपूर्ण माहौल छाया हुआ था। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में केवल 3 महीने शेष रहने के कारण कक्षा शिक्षक और विषय शिक्षकों ने बार बार परीक्षा के महत्व पर जोर दिया और तीसरे वर्ष के छात्रों के लिए साप्ताहिक और मासिक परीक्षाएं आयोजित की। 17 या 18 वर्ष के इन छात्रों के लिए घबरा जाना स्वाभाविक था। ब्लैकबोर्ड पर कॉलेज प्रवेश परीक्षा की चमकदार और आकर्षक उल्टी गिनती को देखकर और फिर अपने सहपाठियों को लगन से पढ़ाई करते हुए देखकर तांग शियू को इस दुनिया में बेमेल सा महसूस हुआ। खैर, मैं यहाँ सिर्फ अपनी माँ की इच्छा पूरी करने आया हूँ, पढ़ाई करने नहीं, इसलिए मुझे अपने आसपास की बातों की ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है। तांग शियू ने अपनी नजरें इधर उधर भटकने से रोकीं और तेजी से अपनी डेस्क की ओर चल पड़ा। तांग शियू ने जिस बात की उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि जैसे ही उसने कक्षा में कदम रखा, व्यस्त सहपाठियों ने लगभग एक साथ ही अपना काम छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान उस पर केंद्रित कर दिया। उन निगाहों में तिरस्कार, उपहास, अवमानना और यहाँ तक की घृणा भी झलक रही थी, जिससे तांग शियू स्तब्ध रह गया। तांग शियू, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है, बाहर निकलो। अचानक कक्षा में टूटे हुए घंटे जैसी आवाज गूंजी। एक लंबा पतला लड़का घृणा से भरे चेहरे के साथ तांग शियू को घूर रहा था और उसे बड़े ही दंभपूर्वक बाहर जाने का आदेश दे रहा था। उस दुबले पतले लड़के से निकल रही तीव्र शत्रुता को महसूस करते हुए तांग शियू की आंखें सिकुड़ गईं और उसके भीतर एक घातक आभा उमड़ पड़ी। दुबले पतले सहपाठी का नाम यांग जियान था। वह कक्षा की अध्ययन समिति का सदस्य था और तांग शियू से कम अंकों के कारण मन में दबी हुई भावना रखता था। इसके बाद से वह लगातार तांग शियू का विरोध करता रहा। तांग शियू के अंक गिरने के बाद यांग जियान ने उसे और भी परेशान किया, हर अवसर का फायदा उठाकर उसका उपहास और दमन किया। तांग शियू, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है, यहाँ से चले जाओ। तांग शियू, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है, यहाँ से चले जाओ। तांग शियू, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है, यहाँ से चले जाओ। इससे पहले कि तांग शियू यांग जियान से कुछ पूछ पाती, कक्षा में अचानक शोर मच गया। चीख पुकार उग्र लहरों की तरह थी, हर चीख पिछली से ऊंची थी, जिससे तांग शियू दरवाजे पर ही अवाक रह गई। जैसे ही तांग शियू को सब कुछ समझ आने वाला था, कक्षा में एक जोरदार धमाके की आवाज गूंज उठी। तांग शियू ने देखा कि पीछे की पंक्ति में बैठा एक मोटा आदमी खड़ा हुआ और उसने अपनी कुर्सी को अपनी मेज पर पटक दिया। उस मोटे आदमी ने इतनी जोर से मेज तोड़ी कि कक्षा थोड़ी हिल गई। उस जोरदार धमाके के साथ ही जो सहपाठी अभी अभी तांग शियू की जमकर निंदा कर रहे थे, मानो उनका दम घुट गया और सारी चीख पुकार अचानक बंद हो गई। कक्षा में सन्नाटा छा गया। क्या बात सिर्फ इतनी नहीं है कि तांग शियू के परीक्षा अंक थोड़े कम हैं, यह वह परिणाम नहीं है जो वह चाहता था? क्या आपको वाकई उसे इस तरह निशाना बनाने की जरूरत है? तांग शियू और मैं सहपाठी हैं। मैंने 1 साल से अधिक समय से तांग शियू की मेहनत देखी है। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि तांग शियू कक्षा का सबसे मेहनती छात्र है। अगर 1 साल पहले वह कार दुर्घटना न हुई होती तो आप में से कोई भी तांग शियू की परछाई तक भी नहीं पहुंच पाता। आपको यहाँ उस पर चिल्लाने का क्या अधिकार है? अगर हम एक कदम पीछे हटकर भी देखें तो क्या होगा अगर तांग शियू के अंक थोड़े कम हों? ये कक्षा आपके द्वारा संचालित नहीं है। वह चाहे तो आ सकता है और चाहे तो जा सकता है। इसमें आपका क्या लेना देना है? सभी की निगाहें अपने ऊपर टिकी देखकर उस मोटे आदमी ने गुस्से में तांग शियू की ओर से तर्क दिया। वह मोटा ताजा व्यक्ति 1.8 मीटर से भी अधिक लंबा था और उसका पेट इतना गोल था मानो वह 10 महीने की गर्भवती महिला का हो। उसके पहले से ही छोटे छोटे चेहरे पर मांसल गालों के कारण उसकी आंखें लगभग धंसी हुई थीं, जिससे उसकी पुतलियां बिल्कुल अदृश्य थीं। शायद उस मोटे व्यक्ति के शरीर ने ही सब पर अत्यधिक दबाव डाला हो, या शायद उसकी भयंकर उपस्थिति ही इतनी भयावह थी कि पूरी कक्षा उसके सामने शांत हो गई हो। युआन चुलिंग, तुम किस बात का दिखावा कर रही हो? इस बार मुख्य विषयों में हमारी कक्षा का औसत अंक सबसे कम होने का एकमात्र कारण तुम दोनों का खराब प्रदर्शन है। जैसा कि कहावत है, एक खराब सेब पूरे टोकरे को खराब कर देता है। हमारी कक्षा में 2 खराब सेब हैं। हमारे औसत अंक का बढ़ना मुश्किल है। काफी देर की चुप्पी के बाद यांग जियान ने आत्मविश्वास की कमी दिखाते हुए बुदबुदाया। यांग जियान, गड़बड़ किसकी है? अगर हिम्मत है तो फिर से बोलो। युआन चुलिंग ने गुस्से में अपनी मेज को लात मारकर गिरा दिया। उसकी आंखें यांग जियान पर घूर रही थीं और शिकारी जैसी चमक से दमक रही थीं। उसने दहाड़ते हुए जवाब की मांग की। युआन चुलिंग की हरकत से यांग जियान इतना चौंक गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखें इधर उधर देखने लगीं। वह युआन चुलिंग की निगाहों से मिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यांग जियान, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन तुम जैसे कायक, चाहे तुम्हारे नंबर कितने भी अच्छे क्यों न हो, समाज में आने के बाद सिर्फ दूसरों के लिए ही काम करोगे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अच्छे नंबरों की वजह से तुम महान हो?
मैं तुम्हें मिनटों में निपटा सकता हूँ। यांग जियान को पीछे हटते देख युआन चुलिंग ने ताना मारा और उसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने अपने पैर से कुर्सी को वापस टिकाया और बैठ गया। ये स्पष्ट नहीं था कि डेस्क और कुर्सी पुरानी और जर्जर थीं या युआन चुलिंग की अभी की हरकतें इतनी हिंसक थीं कि मूल रूप से मजबूत कुर्सी टूट गई। जब युआन चुलिंग कुर्सी पर बैठा तो चरमराहट की कई आवाजें आईं और कुर्सी टूट गई। इसके तुरंत बाद युआन चुलिंग ने अपने हाथ पैर बेतहाशा पटके और अंत में एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ा। युआन चुलिंग की हरकतों से कक्षा का तनावपूर्ण माहौल पल भर में गायब हो गया। कुछ लोग तो हंसी से लोटपोट हो गए। तांग शियू भी लगभग जोर से हंस पड़ा, लेकिन युआन चुलिंग के अभी अभी किए गए सही हस्तक्षेप को याद करके उसने अपनी मुस्कान रोक ली। इसके बजाय वह जल्दी से युआन चुलिंग के पास गया और उसे उठने में मदद की। यांग जियान के नेतृत्व में अधिकांश सहपाठियों ने हंसने की हिम्मत नहीं की। युआन चुलिंग का स्वभाव बहुत ही उग्र था और हर कोई उसे उकसाने से डरता था। क्या तुमने बहुत शोर मचा लिया है? अगर हाँ तो शांत हो जाओ। जैसे ही सबका ध्यान पीछे की पंक्ति में बैठी युआन चुलिंग की ओर गया, अचानक कक्षा के सामने वाले दरवाजे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। इस अधिकारपूर्ण आवाज को सुनते ही कक्षा में तुरंत सन्नाटा छा गया, यहाँ तक कि युआन चुलिंग ने भी कराहना बंद कर दिया। तांग शियू ने जमीन पर पड़ी लगभग पूरी तरह से सही सलामत कुर्सी को देखा और फिर बिना किसी चोट के युआन चुलिंग को देखा और वह आश्चर्य से भर गया। मानो तांग शियू के विचारों को भांपते हुए युआन चुलिंग ने तांग शियू को आंख मारी, फिर दोबारा आंख मारी। यदि आत्मा के पुनर्स्थापित होने के बाद तांग शियू की दृष्टि में काफी सुधार नहीं हुआ होता तो युआन चुलिंग की पहले से ही पतली हो चुकी आंखें व्यर्थ ही झपकी लेती। ये मोटा आदमी तो वाकई बड़ा धूर्त है। युआन चुलिंग के आंख मारने के इशारे को देखकर तांग शियू तुरंत युआन चुलिंग के अभी अभी गिरने का गहरा अर्थ समझ गया। वह मन ही मन युआन चुलिंग की उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। युआन चुलिंग का निशाना अभी सिर्फ यांग जियान था, पूरी कक्षा नहीं। हालांकि उसका यह व्यवहार कुछ ज्यादा ही घमंडी था और इससे उसके सहपाठियों में नाराजगी पैदा हो सकती थी। लेकिन खुद को चोट पहुंचाने के इस कृत्य ने युआन चुलिंग के पहले के घमंड और दबंगई भरे व्यवहार के प्रभाव को काफी हद तक कम कर दिया और इसके बजाय लोग उसके हास्यबोध को हमेशा याद रखेंगे। तुम्हारी चीखें पूरे कैंपस में सुनाई दे रही हैं। अगर तुम्हें शर्म नहीं आ रही तो मुझे आ रही है। क्या तुम अब भी किसी महत्वपूर्ण कक्षा के छात्र लगते हो? कक्षा के लगभग 60 छात्रों को डराने में सफल होते देख हू क्यूशिंग के चेहरे पर थोड़ी नरमी आ गई। हू क्यूशिंग की निगाहें कक्षा में बैठे सभी लोगों पर पड़ी, जिससे सहपाठी भय से कांप उठे। एक एक करके सभी ने शर्मिंदगी से अपने सिर नीचे कर लिए। केवल तांग शियू, युआन चुलिंग और यांग जियान ही सीधे खड़े रहे। हू क्यूशिंग की निगाहों से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। हू क्यूशिंग की घृणा भरी निगाहें तांग शियू और युआन चुलिंग पर पड़ी और अंत में यांग जियान पर टिक गईं। तभी हू क्यूशिंग के चेहरे पर मुस्कान आए। यांग जियान, अभी अभी क्या हुआ? कक्षा में इतना शोर शराबा क्यों है? शिक्षक हूँ, तांग शियू कल रात स्व अध्ययन में नहीं आया और आज सुबह के स्व अध्ययन में भी देर से आया। मैंने उससे कुछ कहा और फिर युआन चुलिंग कुर्सियां तोड़ने और मेजों पर लात मारने लगा, हमारा मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा कि हमारे अंक चाहे कितने भी अच्छे हों, उनका कोई मतलब नहीं है और समाज में प्रवेश करने के बाद हम केवल दूसरों के लिए सामान ढोने का काम करेंगे। उसने ये भी कहा कि वह मिनटों में हमारा काम तमाम कर देगा। कक्षा शिक्षक के समर्थन से यांग जियान का आत्मविश्वास बढ़ गया। बोलते समय उसने तांग शियू और युआन चुलिंग की ओर तिरछी नजर डाली, जिससे आग में घी डालने जैसा लगा। हू क्यूशिंग को पहले से ही तांग शियू और युआन चुलिंग नापसंद थे। यांग जियान की कहानी सुनने के बाद तांग शियू और युआन चुलिंग के प्रति उनकी घृणा और भी बढ़ गई। तांग शियू, पिछले महीने की परीक्षा के सभी परिणाम आ चुके हैं। क्या तुम्हें इस महीने की परीक्षा में अपने कुल अंक पता है? 37 अंक। हू क्यूशिंग की निगाहें तांग शियू पर टिक गईं और उन्होंने तीखी आवाज में पूछा। 37 अंक? परीक्षा का कुल अंक 750 है, फिर भी तुमने मेरे लिए सिर्फ 37 अंक प्राप्त किए, पूरी कक्षा में आखिरी स्थान। क्या तुम्हें पता है कि इस वजह से कितने लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है? अगर तुम्हारी माँ ने मुझसे बार बार गिड़गिड़ाकर विनती न की होती तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस कक्षा में रहने देता? हू क्यूशिंग ने तांग शियू पर जोर से चिल्लाते हुए कहा। हर बार तुम मुझसे वादा करते हो कि अगली परीक्षा में खूब मेहनत करोगे और अच्छे अंक लाने की कोशिश करोगे, लेकिन हर बार जब परीक्षा के नतीजे आते हैं तो तुम हमेशा सबसे नीचे होते हो और हर बार तुम्हारे अंक और भी खराब होते जाते हैं। तांग शियू, मैंने प्रधानाचार्य के कार्यालय में आवेदन जमा कर दिया है। या तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा या तुम्हें किसी दूसरी कक्षा में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। किसी भी हालत में हमारी कक्षा में अब तुम्हारे लिए जगह नहीं है, वरना मैं कक्षा शिक्षक के पद से इस्तीफा देना बेहतर समझूंगी। अंत में हू क्यूशिंग लगभग तांग शियू पर दहाड़ रहा था। उसके चेहरे की मांसपेशियां बुरी तरह से विकृत थीं और उसकी आंखें खून से लाल थीं, मानो तांग शियू ने कोई जघन्य अपराध किया हो। हू क्यूशिंग की फटकार और डांट सुनकर तांग शियू के होंठ हल्के से हिले। वह कुछ समझाना चाहता था, लेकिन कुछ पल हू क्यूशिंग को देखने के बाद उसने अपना बचाव करने का इरादा छोड़ दिया और चुपचाप वहीं खड़ा रहा। हू क्यूशिंग को उसे डांटने दिया। दूसरी ओर युआन चुलिंग को जैसे गहरा अपमान सहना पड़ा हो। उसका चेहरा लाल हो गया था और शरीर बेचैनी से छटपटा रहा था। उसने कई बार बोलने की कोशिश की, तांग शियू का बचाव करना चाहा, लेकिन अंत में हू क्यूशिंग के अधिकार से भयभीत होकर वह एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। लगभग 10 मिनट तक तांग शियू को लगातार फटकार लगाने के बाद हू क्यूशिंग का दबा हुआ गुस्सा लगभग पूरी तरह से निकल गया। फिर उसकी नजर युआन चुलिंग पर पड़ी। जब हू क्यूशिंग ने युआन चुलिंग के होठों पर हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान देखी तो उसने युआन चुलिंग की उपस्थिति को नजरअंदाज करने का निर्णायक फैसला किया और इसके बजाय कक्षा में अन्य कम प्रदर्शन करने वाले छात्रों की आलोचना करना शुरू कर दिया। सुबह के स्व अध्ययन सत्र के समाप्त होने की घंटी बजने के बाद ही हू क्यूशिंग ने अपना व्याख्यान समाप्त किया और जल्दी से चले गए। हालांकि हू क्यूशिंग के चले जाने के बावजूद कक्षा का माहौल बेहद तनावपूर्ण बना रहा। कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर जो शौचालय जाने से खुद को रोक नहीं पाए, अधिकांश लोग कक्षा में ही अपने परीक्षा पत्रों की जांच कर रहे थे। अध्याय 7। कक्षा से निष्कासित तांग शियू की नजर भी उसकी मेज पर पड़ी, जो परीक्षा पत्रों के ढेर से भरी हुई थी, जिनकी ऊंचाई आसानी से 2 फीट थी और उससे भी कहीं अधिक संदर्भ पुस्तकें थीं। दरअसल ये सिर्फ तांग शियू की मेज की बात नहीं थी। चारों ओर देखने पर कक्षा की सभी मेजें इसी तरह से भरी हुई थीं। अगर कोई अंतर था तो वह ये था कि तांग शियू की मेज पर किताबें और परीक्षा के प्रश्नपत्र लगभग नए थे और करीने से रखे हुए थे, जबकि अन्य छात्रों की मेजों पर वे ज्यादातर बेतरतीब ढंग
से रखे हुए थे जो देखने में अस्त व्यस्त लग रहे थे। तांग शियू ने लापरवाही से कुछ परीक्षा पत्र निकाले और उन पर सरसरी नजर डाली तो पाया कि उसे अधिकतर प्रश्न समझ नहीं आए। पत्रों पर लिखे अनगिनत चमकीले लाल शून्य देखकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। लगता है कि साधना विधि को समझने से पहले मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, वरना अगर वाकई मेरे अंकों की वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया गया तो माँ का दिल जरूर टूट जाएगा, तांग शियू ने धीरे से कहा। फिर अपनी मेज से एक किताब निकाली और उसे ध्यान से पढ़ने लगा। आत्मा के क्षतिग्रस्त होने के बाद पृथ्वी पर तांग शियू का शरीर, हालांकि बौद्धिक रूप से अक्षम था, फिर भी सीखने के प्रति अत्यंत लगनशील था। प्रथम वर्ष से लेकर अंतिम वर्ष तक की पाठ्यपुस्तकें उसकी मेज पर करीने से रखी हुई थीं, जिससे तांग शियू को उन्हें इकट्ठा करने की परेशानी से मुक्ति मिल गई थी। एकल अभिभावक परिवार से होने के कारण तांग शियू बचपन से ही विशेष रूप से आज्ञाकारी और पढ़ाई में बेहद मेहनती थे। प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च विद्यालय तक तांग शियू हमेशा एक होशियार छात्र रहे। उच्च विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में तांग शियू ने पूरे शहर में प्रथम स्थान प्राप्त किया और स्टार सिटी नंबर 1 हाई स्कूल में दाखिला हासिल किया। अपने पहले वर्ष में तांग शियू ने सभी मुख्य और गौण परीक्षाओं में लगातार शीर्ष स्थान प्राप्त किया। हालांकि द्वितीय वर्ष के पहले सेमेस्टर में हुई एक कार दुर्घटना ने तांग शियू की आत्मा को गहरा आघात पहुंचाया, जिससे उसकी याददाश्त और समझने की क्षमता में भारी गिरावट आई। वह अक्सर खोया खोया सा रहता था। उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह कक्षा की गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया, जिसके कारण उसके अंक लगातार गिरते गए और अंततः वह अपनी कक्षा में सबसे निचले पायदान पर आ गया। अगर तांग शियू को अपने अंकों में सुधार करना था तो उसे न केवल द्वितीय और तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम का स्व अध्ययन करना था, बल्कि द्वितीय वर्ष से पहले के पाठ्यक्रम की भी समीक्षा करनी थी। पुराने तांग शियू के लिए महज 3 महीनों में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना लगभग असंभव था। बेशक वर्तमान तांग शियू के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। बॉस, चिंता मत कीजिए, हम दोनों पढ़ाई के लायक नहीं हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कोई फायदा नहीं। तांग शियू ने अभी कुछ ही पन्ने पलटे थे कि उसे अपने कंधे पर कुछ भार महसूस हुआ और फिर उसके कान में एक धीमी आवाज सुनाई दी। वक्ता स्वाभाविक रूप से युआन चुलिंग था, जो तांग शियू का सहपाठी था। युआन चुलिंग ने सोचा कि हु क्यूशिंग की बातों से तांग शियू उत्तेजित हो गया था और पाठ्यपुस्तकों को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। युआन चुलिंग ये सब देख नहीं पाया और उसने उसे सांत्वना दी। युआन चुलिंग तांग शियू के स्कूल के कुछ अच्छे दोस्तों में से एक था। वे दुर्भाग्य में भाइयों की तरह थे। जब युआन चुलिंग ने स्कूल में दाखिला लिया था तब उसके ग्रेड भी बहुत अच्छे थे। हालांकि अपने पहले साल के दूसरे छमाही में युआन चुलिंग के माता पिता का तलाक हो गया और उसने कक्षाएं छोड़ना, झगड़े करना, कम उम्र में ही डेटिंग शुरू कर दी और यहाँ तक कि परीक्षाएं भी छोड़ दी। इस तरह वह शैक्षणिक और नैतिक रूप से उत्कृष्ट छात्र से शिक्षकों के बीच अलोकप्रिय और समस्याग्रस्त छात्र में बदल गया। 2 साल बीत गए। हालांकि युआन चुलिंग ने अपने माता पिता के तलाक को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उससे उसे जो नुकसान हुआ था वह अपूरणीय था और पढ़ाई के प्रति उसका उत्साह गायब हो गया था। मोटे, हमें अभी भी मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, वरना तांग शियू के शब्द बीच में ही रुक गए। स्कूल लौटने की उसकी इच्छा माँ की इच्छा पूरी करने की थी, लेकिन युआन चुलिंग अपने माता पिता से बेहद नफरत करता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से वही करता था जिससे उन्हें तकलीफ हो। अरे छोड़ो, हमारी परिस्थितियां अलग हैं, तुम खूब पढ़ाई करो और अपनी चाची की उम्मीदों पर खरे उतरो। मेरी जिंदगी तो पहले से ही ऐसी है। तांग शियू के झिझकते चेहरे को देखकर युआन चुलिंग की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसका मूड एकदम उदास हो गया। मोटे, चूंकि तुम हर दिन समय पर स्कूल आने की जिद करते हो, इससे पता चलता है कि अंदर से तुम्हें अभी भी पढ़ाई से प्यार है। तुम जानबूझकर खुद को नजरअंदाज कर रहे हो ताकि तुम्हारे चाचा चाची को तकलीफ हो और उन्हें पछतावा हो, है ना? तांग शियू ने युआन चुलिंग को घूरते हुए एक एक शब्द पूछा। तांग शियू की बातें सुनकर युआन चुलिंग के चेहरे का भाव नाटकीय रूप से बदल गया और अंततः उसने अपराध बोध से तांग शियू की निगाहें चुरा लीं। मोटे, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे चाचा चाची का तलाक क्यों हुआ, लेकिन पिछले 2 सालों में मैंने तुम्हारे प्रति उनका स्नेह देखा है। उनका तलाक इसलिए नहीं हुआ कि वे तुमसे प्यार नहीं करते, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उनका रिश्ता एक दूसरे के अनुकूल नहीं था। अगर तुम इसी तरह खुद को कोसते रहोगे तो तुम दुखी रहोगे और उन्हें भी तकलीफ होगी। क्यों परेशान हो रहे हो? ये देखकर कि युआन चुलिंग ने उसकी बात सुन ली है, तांग शियू ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी बात जारी रखी। यदि अमरलोक के सर्वोच्च देवता तांग शियू को एक नश्वर चींटी के लिए लगन से वैचारिक कार्य करते हुए देखते तो वे निश्चित रूप से आश्चर्यचकित रह जाते, क्योंकि अमरलोक में तांग शियू बहुत अहंकारी था। वह अपने विश्वासपात्रों और सबसे करीबी दोस्तों से भी एक शब्द भी बोलने में आलस करता था और अजनबियों के प्रति तो वह बिल्कुल उदासीन था। हालांकि आज के नाजुक समय में युआन चुलिंग द्वारा न्याय के लिए आगे बढ़कर आवाज उठाने के कार्य ने तांग शियू को वास्तव में प्रभावित किया, जिससे उन्होंने अपने दिल की गहराई से इस मित्र को पहचाना और स्वीकार किया। तांग शियू के पास इस समय कुछ भी नहीं था। उसका परिवार इतना गरीब था कि वे मुश्किल से गुजारा कर पाते थे, यहाँ तक कि ट्यूशन का खर्च भी नहीं उठा सकते थे और उसके पढ़ाई के अंक इतने खराब थे कि उसे बौद्धिक अक्षमता का संदेह होने लगा था। ऐसी परिस्थितियों में भी युआन चुलिंग उसकी मदद करने और उसका बचाव करने के लिए तैयार थी, जिससे ये स्पष्ट होता था कि युआन चुलिंग वास्तव में तांग शियू को अपना सच्चा मित्र मानती थी। मुझे पता है कि उनके तलाक के अपने कारण थे, लेकिन मैं फिर भी इसे जाने नहीं दे सकती, युआन चुलिंग ने कुछ क्षण की चुप्पी के बाद कड़वे भाव से कहा। अरे छोड़ो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बूढ़े कियू ने कहा था कि वो तुम्हें इस क्लास से या फिर स्कूल से ही निकाल देंगे, फिर भी तुम्हें जरा भी चिंता क्यों नहीं हो रही? युआन चुलिंग अपने माता पिता के तलाक के बारे में और बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने विषय बदल दिया। मेरे अंक सचमुच बहुत खराब हैं, इसलिए बूढ़े कियू का इतना परेशान होना स्वाभाविक है। वैसे भी क्या आपको नहीं लगता कि इस कक्षा में मानवीय स्पर्श की कमी है? शायद माहौल बदलना बेहतर होगा। तांग शियू ने इन शब्दों पर बेपरवाही से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने इस बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम बिल्कुल बदल गए हो? तांग शियू का जवाब सुनकर युआन चुलिंग को लगा मानो उसके कान धोखा खा रहे हों। फिर वह खुद को रोक नहीं पाया और तांग शियू को सिर से पैर तक गौर से देखने लगा। धीरे धीरे तांग शियू की आंखें और भी चमकने लगीं और उसके चेहरे पर उत्साह का भाव आ गया। उसने घबराते हुए पूछा, तुम्हारा दिमाग फिर से तेज हो गया है? हाँ, मेरा दिमाग अब ठीक हो गया है। पिछले 2 सालों में मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। अपना आभार व्यक्त करने के लिए मैंने कक्षा में अंतिम स्थान का खिताब आपको सौंपने का फैसला किया है। युआन चुलिंग के चेहरे पर सच्ची खुशी देखकर तांग शियू के दिल में गर्माहट सी दौड़ गई।
उसने शरारत से युआन चुलिंग की छाती पर मुक्का मारा और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। मैं बहुत खुश हूँ, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें ड्रिंक पिलाता हूँ, हमें इसे जरूर मनाना चाहिए। उसका अनुमान सही निकला तो युआन चुलिंग बहुत खुश हुआ। उसने तांग शियू का हाथ पकड़ा और कक्षा से बाहर निकल गया। तांग शियू की मजाकिया बातों और कक्षा की घंटी की तेज आवाज को पूरी तरह से अनसुना करते हुए तांग शियू विरोध करना चाहता था, लेकिन युआन चुलिंग उससे 3 गुना बड़ा था और युआन चुलिंग की ताकत ऐसी थी जिसका मुकाबला वह अपनी वर्तमान स्थिति में नहीं कर सकता था। तुम दोनों यहीं रुक जाओ, क्लास का समय हो गया है, अपनी अपनी सीटों पर वापस जाओ। जैसे ही तांग शियू और युआन चुलिंग कक्षा के दरवाजे पर पहुंचे, हु क्यूशेंग ने उन्हें रोक दिया। युआन चुलिंग को हु क्यूशेंग के लौटने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वह एकदम जम गया, फिर झट से तांग शियू की बांह छोड़ दी। उसकी आंखों में तांग शियू के प्रति क्षमा का भाव था। ये सर्वविदित था कि यद्यपि तांग शियू का शैक्षणिक प्रदर्शन पिछले 1 वर्ष से आदर्श नहीं रहा था, फिर भी वह अनुशासन के मामले में एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में प्रसिद्ध था। वह कभी भी कक्षा से अनुपस्थित या अनुपस्थित नहीं रहता था और कभी देर से भी नहीं आता था। लेकिन आज युआन चुलिंग उसे कक्षा से बाहर ले जा रही थी और युआन चुलिंग को स्वाभाविक रूप से इस बात का बुरा लग रहा था। शिक्षक हूँ, तांग शियू की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनके साथ अस्पताल जा रहा हूँ, क्या मैं आधे घंटे की छुट्टी ले सकता हूँ? युआन चुलिंग ने चारों ओर नजरें दौड़ाईं और तुरंत एक बहाना बना लिया। हु क्यूशेंग ने ये शब्द सुनकर भौहें चढ़ाईं और उसकी तीखी निगाहें तांग शियू पर घूम गईं। उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, युआन चुलिंग, क्या तुम्हें तांग शियू को अस्पताल ले जाने के लिए मेरे साथ जाने की जरूरत है? शिक्षक हु को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अभी बर्दाश्त कर लेंगे और छुट्टी के दौरान अस्पताल चले जाएंगे। हु क्यूशेंग की आवाज में व्याप्त भय को सुनकर युआन चुलिंग ने झट से अपना सिर हिलाया और फिर तांग शियू को वापस अपनी सीटों पर खींच लिया। युआन चुलिंग और तांग शियू को अपनी सीटों पर लौटते देख हु क्यूशेंग धीरे धीरे पोडियम की ओर चल पड़ा। हु क्यूशेंग की हल्की खांसी के साथ ही कक्षा में तुरंत सन्नाटा छा गया। प्रधानाचार्य कार्यालय और कक्षा समूह के विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि आज से विद्यार्थी तांग शियू 5वीं कक्षा का विद्यार्थी नहीं रहेगा। अगले 3 महीनों तक तांग शियू 10वीं कक्षा में पढ़ेगा। हु क्यूशेंग ने तांग शियू और युआन चुलिंग की ओर देखा, फिर अपने हाथ में मौजूद दस्तावेज को पूरी स्पष्टता के साथ पढ़ा। हु क्यूशेंग की घोषणा सुनकर तांग शियू का दिल अचानक सिकुड़ गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि उसने कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कक्षा से निष्कासित होना और अपनी मर्जी से कक्षा छोड़ना 2 बिल्कुल अलग बातें थीं। अब हु क्यूशेंग ने उसकी गरिमा और भावनाओं की बिल्कुल परवाह न करते हुए पूरी कक्षा के सामने इस दस्तावेज की घोषणा कर दी, जो तांग शियू के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ के समान था, जिससे वह असहनीय क्रोध और पीड़ा से भर गया। युआन चुलिंग ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि हु क्यूशेंग उसे और तांग शियू को रोककर तांग शियू से संबंधित एक दस्तावेज की घोषणा करेगा। वह इतना क्रोधित हुआ कि उसकी सांस फूलने लगी और उसका चेहरा लाल हो गया। हालांकि तांग शियू के पीले चेहरे को देखकर उसने खुद को और अधिक परेशानी पैदा न करने के लिए मजबूर किया। ये तो बहुत बढ़िया है, तांग शियू के जाने से हमारी कक्षा का औसत अंक निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। मैंने सावधानीपूर्वक गणना की है, अगर तांग शियू पढ़ाई छोड़ दे तो हमारी 5वीं कक्षा का औसत अंक प्रमुख कक्षाओं में सबसे अधिक होना चाहिए। तांग शियू की उपस्थिति के कारण ही हमारा औसत अंक इतना कम हो गया है। हु क्यूशेंग द्वारा दस्तावेज पढ़ने के बाद कक्षा में कुछ देर सन्नाटा छा गया, जिसके बाद जोरदार तालियां बजने लगीं। कुछ छात्रों ने तो जोर जोर से जयकारे भी लगाए। कक्षा में हो रही चर्चाओं को सुनकर युआन चुलिंग की मुठियां कसकर भींच गई थीं। वहीं तांग शियू ने ऐसा व्यवहार किया मानो कुछ हुआ ही न हो। उसका चेहरा शांत था और भाव अपरिवर्तित थे। शिक्षक हूँ, कार दुर्घटना के कारण तांग शियू की जो भी अंदरूनी समस्याएं थीं वे ठीक हो चुकी हैं। उसके अंक बहुत जल्दी सुधरेंगे। कृपया प्रधानाचार्य कार्यालय से बात करें और इस दस्तावेज को वापस ले। युआन चुलिंग कुछ पल की चुप्पी के बाद अचानक खड़ी हो गई और जोर से विनती करने लगी। मैंने ऐसे आश्वासन कई बार सुने हैं, अब मैं आप या तांग शियू के किसी भी वादे पर विश्वास नहीं करूंगा। इसके अलावा प्रधानाचार्य कार्यालय और कक्षा समूह द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए गए दस्तावेज को मनमाने ढंग से संशोधित या रद्द नहीं किया जा सकता। मुझे ये भी विश्वास नहीं है कि तांग शियू केवल 3 महीनों में अपने अंकों में सुधार कर सकता है। हु क्यूशेंग ने कुछ क्षण युआन चुलिंग को घूरते हुए शांत भाव से उत्तर दिया। अध्याय 8 सबसे बेवकूफी भरी बात। जब हु क्यूशेंग बोल रहा था, उसकी निगाहें तांग शियू पर टिकी हुई थीं और उसके होंठों के कोने हल्के से मुड़े हुए थे, जिससे उपहास का संकेत मिल रहा था। शुरू में हु क्यूशेंग को तांग शियू के गिरते शैक्षणिक प्रदर्शन पर दया आए। आखिरकार हाई स्कूल के पहले वर्ष में तांग शियू के प्रवेश अंक पूरे शहर में सबसे अधिक थे और हु क्यूशेंग ने तांग शियू को अपनी कक्षा में दाखिला दिलाने के लिए बहुत प्रयास किए थे। हाई स्कूल के अपने पहले वर्ष के दौरान तांग शियू ने वास्तव में हु क्यूशेंग का नाम रोशन किया। उन्होंने मुख्य और गौण परीक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगिताओं में भी लगातार उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए। हालांकि हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में एक कार दुर्घटना के बाद सब कुछ बदल गया। हालांकि तांग शियू पहले की तरह ही मेहनती बना रहा, लेकिन जैसे ही वह कुछ नया सीखता, वह पहले सीखी हुई बातें तुरंत भूल जाता था और उसके परीक्षा के अंक लगातार खराब होते चले गए। इसके अलावा जैसे जैसे तांग शियू के अंक गिरने लगे, होमवर्क की नकल करना, परीक्षा में नकल करना और लड़ाई झगड़े जैसी घटनाएं एक के बाद एक होने लगीं। भले ही हु क्यूशेंग ने इन मामलों की सच्चाई की जांच नहीं की, लेकिन जब तांग शियू के शैक्षणिक भविष्य की संभावनाएं पूरी तरह से निराशाजनक लगने लगीं, तो तांग शियू हु क्यूशेंग की चिंता के दायरे से बाहर हो गई। शिक्षक हूँ, यदि आप तांग शियू को कक्षा से निष्कासित करने पर अड़े हैं, तो मैं तांग शियू के साथ कक्षा 10 में शामिल होने का अनुरोध करती हूँ। युआन चुलिंग ने हु क्यूशेंग को चुनौती भरे लहजे में देखते हुए जोर से कहा। जब उसे एहसास हुआ कि हु क्यूशेंग ने अपना मन बना लिया है और वह अपना बयान वापस नहीं लेंगे, तब उसने बोलना शुरू किया। युआन चुलिंग की बातें सुनकर चुपचाप अपना सामान पैक कर रहे तांग शियू ने अपनी हरकतें रोक दीं और आश्चर्य से युआन चुलिंग की ओर देखा। तांग शियू जानता था कि युआन चुलिंग की स्थिति उससे बिल्कुल अलग थी। भले ही युआन चुलिंग के अंक कम हो गए हों, लेकिन शिंगचेन शहर में उसके माता पिता का काफी दबदबा था। जब तक युआन चुलिंग खुद कक्षा 1 छोड़ना नहीं चाहता था, तब तक कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता था। यही कारण था कि हु क्यूशेंग युआन चुलिंग को नाराज नहीं करना चाहता था। युआन चुलिंग, तुम्हारे कक्षा परिवर्तन के संबंध में मैं तुम्हारे माता पिता से बात करूंगा। यदि वे सहमत होते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। युआन चुलिंग द्वारा तांग शियू के लिए बार बार हु क्यूशेंग के अधिकार को चुनौती देते देख हु क्यूशेंग ने नाराजगी और भौहें चढ़ाते हुए कहा। अब कृपया बैठ जाइए।
हमारी कक्षा शुरू होने वाली है। युआन चुलिंग को स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं थी कि हु क्यूशिंग इतनी आसानी से उसके अनुरोध पर सहमत हो जाएगा, और वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। जब तक तांग शियू ने उसे खींचकर नहीं बिठाया, तब तक वह धीरे धीरे बैठा नहीं। महज कुछ ही मिनटों में तांग शियू ने अपनी मेज पर रखी सभी चीजें समेट लीं और फिर उठकर कक्षा से बाहर चला गया। बॉस, आप कहाँ जा रहे हैं? युआन चुलिंग अभी भी यह सोचने में लगा हुआ था कि तांग शियू को पहली कक्षा में कैसे रखा जाए, और उसने तांग शियू की इस हरकत का अंदाजा नहीं लगाया था। वह आश्चर्य से बोले बिना नहीं रह सका। मुझे कहाँ जाना चाहिए? तांग शियू ने युआन चुलिंग की ओर अपना बैग लहराया। उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान थी। युआन चुलिंग की चीख सुनकर हु क्यूशिंग चौंक गया, जो ब्लैकबोर्ड पर तेजी से लिख रहा था। जब हु क्यूशिंग ने तांग शियू को कक्षा के दरवाजे के पास आते देखा, तो वह गुस्से से लाल होकर पोडियम पर मुक्का मारने से खुद को रोक नहीं पाया। तांग शियू, अब क्लास का समय हो गया है। तुम्हें किसने कहा कि तुम ऐसे ही इधर उधर घूमो? बूढ़े हूँ, मैं अब इस कक्षा का छात्र भी नहीं हूँ, तो आप मुझे नियंत्रित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तांग शियू ने एक पल के लिए हु क्यूशिंग को ठंडी निगाहों से देखा। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। सुबह की स्व अध्ययन के दौरान जब हु क्यूशिंग ने उंगली उठाकर तांग शियू को डांटा, तो वह चुप रहा। अभी अभी जब हु क्यूशिंग ने उसे कक्षा से निष्कासित करने की घोषणा की, तब भी तांग शियू चुप रहा। इसका मतलब यह नहीं था कि तांग शियू में गुस्सा नहीं था, बल्कि वह हु क्यूशिंग से बहस करना पसंद नहीं करता था। अगर हु क्यूशिंग ने तांग शियू को कक्षा से बाहर जाने दिया होता, तो तांग शियू उन्हें उकसाने की जहमत ही नहीं उठाता। आखिर हु क्यूशिंग ने ही उसे 2 साल से अधिक समय तक पढ़ाया था, और वही उसका मुख्य शिक्षक था, और तांग शियू बड़ों का अनादर करने के लिए बदनामी नहीं कमाना चाहता था। हालांकि हु क्यूशिंग ने तांग शियू को डांटकर अपना दबदबा दिखाने पर अड़ा रहा। पिछले 1 साल में हु क्यूशिंग द्वारा उसे और उसकी मां को दिए गए अनगिनत अपमानों को याद करके तांग शियू स्वाभाविक रूप से अपना आपा खो बैठा। हु क्यूशिंग को प्रतिक्रिया देने का मौका दिए बिना तांग शियू ने अपना वाक्य पूरा करने के बाद कक्षा से बाहर कदम बढ़ा दिया। तांग शियू को यह नहीं पता था कि बूढ़े हु कहकर पुकारने से न केवल हु क्यूशिंग स्तब्ध रह गया, बल्कि पूरी कक्षा भी अचंभित रह गई। हालांकि कक्षा के सभी छात्र गुप्त रूप से हु क्यूशिंग को बूढ़ा हु कहकर बुलाते थे, लेकिन सार्वजनिक रूप से कोई भी इस उपनाम को चिल्लाकर कहने की हिम्मत नहीं करता था। नहीं कोई हु क्यूशिंग के सामने इसका जिक्र करता था, क्योंकि कोई भी हु क्यूशिंग के क्रोध को आमंत्रित करने की हिम्मत नहीं करता था। तुम बेकाबू हो गए हो, तुम बेकाबू हो गए हो। मैं यह मानने को तैयार नहीं कि मैं तुम्हें संभाल नहीं सकता। हु क्यूशिंग को शांत होने में काफी समय लगा। तब तक तांग शियू काफी दूर जा चुकी थी, और वह गुस्से से कांपने लगा। बूढ़े हु, मैं समझ गया कि आपने मुझे कक्षा 10 में पढ़ने की अनुमति दे दी है। अलविदा। और जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तांग शियू को इस कक्षा से जाने देना आपके जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता है, और आपको इसका बहुत पछतावा होगा। जैसे ही हु क्यूशिंग तांग शियू के पीछे जाने के लिए कक्षा से बाहर निकलने ही वाला था, कक्षा में एक और आवाज गूंजी। हु क्यूशिंग ने आवाज की दिशा में देखा और युआन चुलिंग को अपनी डेस्क और कुर्सी कक्षा से बाहर ले जाते हुए देखा। जाते समय उसने हु क्यूशिंग को आंख मारी। युआन चुलिंग, अगर तुम चले गए तो वापस आने के बारे में सोचना भी मत। युआन चुलिंग के माता पिता के निर्देशों को याद करते हुए हु क्यूशिंग ने उसे धमकी भरे लहजे में कहा। बूढ़े हु, चूंकि मैं जा रहा हूँ, मैंने वापस आने का कोई इरादा नहीं किया था। भविष्य में आप मुझसे चाहे जितनी मिन्नतें कर लें, मैं फिर भी नहीं लौटूंगा। हु क्यूशिंग को इतना क्रोधित देखकर मानो वह स्वर्ग से उतरे बुद्ध हों। युआन चुलिंग को एक अवर्णनीय संतुष्टि का अनुभव हुआ और उसके कदम और भी हल्के हो गए। कुछ ही देर में युआन चुलिंग की आकृति हु क्यूशिंग की नजरों से ओझल हो गई। हु क्यूशिंग ने युआन चुलिंग के प्रति कोई कठोर शब्द नहीं कहे, क्योंकि वह युआन चुलिंग की स्थिति को अच्छी तरह समझता था। उसके विरुद्ध कोई भी कठोर शब्द व्यर्थ होंगे और यहाँ तक कि उल्टा भी पड़ सकते हैं। तांग शियू और युआन चुलिंग के एक के बाद एक कक्षा से चले जाने के बाद हु क्यूशिंग, जिनकी अधिकारिता को कड़ी चुनौती मिली थी, परीक्षा पत्र की व्याख्या और प्रश्नों का विश्लेषण जारी नहीं रख सके। उन्होंने अन्य ढंग से एक वाक्य बोला और फिर जल्दी से प्रधानाचार्य के कार्यालय के लिए कक्षा से निकल गए। प्रधानाचार्य वेई, मैं तांग शियू को निष्कासित करने की पुरजोर मांग करता हूँ। तांग शियू का शैक्षणिक प्रदर्शन न केवल खराब है, बल्कि वह बड़ों का अनादर भी करता है और विद्यालय के मूल्यों को दूषित करता है। यदि ऐसे व्यक्ति को विद्यालय में रहने दिया गया, तो इससे विद्यालय की प्रतिष्ठा पर धब्बा ही लगेगा। प्रधानाचार्य के कार्यालय में कक्षा में हुई घटना को बड़ा चढ़ाकर बताने के बाद हु क्यूशिंग ने जोर जोर से विनती की। बूढ़े हु, मैं भी तांग शियू को स्कूल से निकालना चाहता हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि शिक्षक हान ने हमेशा उसका बचाव किया है। शिक्षक हान ने पहले ही आपसे समझौता कर लिया है और आपको तांग शियू को मुख्य कक्षा से हटाने की अनुमति दे दी है। अगर आप तांग शियू के लिए मुश्किलें खड़ी करते रहे और उसे स्कूल से निकालने की कोशिश करते रहे, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। वेई झेंटाई ने धीरे से हु क्यूशिंग के लिए एक कप चाय डाली और फिर मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वेई झेंटाई की बातें सुनकर हु क्यूशिंग के गले में एक गांठ सी आ गई और उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। हु क्यूशिंग को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि कक्षा 10 के मुख्य शिक्षक हान किंगवू तांग शियू की रक्षा क्यों करेंगे। अगर हान किंगवू ने तांग शियू की रक्षा न की होती, तो हु क्यूशिंग ने 1 साल पहले ही उसके अंत गिरने पर उसे कक्षा से निकाल दिया होता। तांग शियू और उसकी मां की विनती मानकर हु क्यूशिंग ने उन पर एक एहसान ही किया था। प्रिंसिपल वेई, क्या आप जानते हैं कि शिक्षक हान तांग शियू की इतनी रक्षा क्यों करते हैं? मैंने तांग शियू के व्यक्तिगत बायोडेटा, परिवार के सदस्यों और प्रमुख सामाजिक संपर्कों का अनगिनत बार अध्ययन किया है, लेकिन मुझे तांग शियू और शिक्षक हान के बीच कोई संबंध नहीं मिला। इसके अलावा मैंने शिक्षक हान और तांग शियू को स्कूल में कभी भी बातचीत करते नहीं देखा। हु क्यूशिंग ने हैरानी से पूछा। तार्किक दृष्टि से हु क्यूशिंग एक प्रमुख कक्षा के मुख्य शिक्षक थे और लगभग 20 वर्षों से नंबर 1 हाई स्कूल में पढ़ा रहे एक अनुभवी शिक्षक थे, जबकि हान किंगवू एक सामान्य कक्षा के मुख्य शिक्षक थे और उन्हें स्कूल में आए हुए केवल 1 वर्ष से थोड़ा अधिक समय हुआ था। हु क्यूशिंग हान किंगवू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकते थे। दरअसल हु क्यूशिंग हान किंगवू के सामने खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था और उसे हमेशा सम्मानजनक रवैया बनाए रखना पड़ता था। हु क्यूशिंग ही नहीं, बल्कि प्रधानाचार्य वेई झेंटाई समेत विद्यालय के लगभग सभी शिक्षक हान किंगवू के सामने सतर्क रहते थे और बहुत सावधानी से पेश आते थे। कारण सीधा साधा था। हान किंगवू के पिता हान फू शिंगचिंग नगर शिक्षा ब्यूरो के निदेशक थे। हान फू को बुढ़ापे में एक बेटी हुई थी और वे हान किंगवू को बहुत प्यार करते थे।
इसलिए यदि नंबर 1 हाई स्कूल के इन शिक्षकों को तरक्की करनी थी या शिक्षण पेशे में बने रहना था तो वे हान कीबू को नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे और उन्हें खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। बूढ़े हूँ, क्या ये जरूरी है कि तांग शियू का शिक्षक हान से कोई रिश्ता है? जब तक शिक्षक हान तांग शियू की रक्षा करते रहेंगे आप उसे स्कूल से नहीं निकाल पाएंगे। दरअसल सिर्फ आप ही तांग शियू को स्कूल से निकालना नहीं चाहते। मुझे भी आज सुबह किसी और का फोन आया था जो तांग शियू को स्कूल से निकालना चाहता है। आप कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वह कौन है। वेई झेंगटाई ने हु क्यूशिंग की ओर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहा। कौन? वेई झेंगटाई के शब्दों ने हु क्यूशिंग का ध्यान सफलतापूर्वक आकर्षित किया और उसने अनजाने में ही पूछ लिया। सू शांगविन रियल एस्टेट के अध्यक्ष। वेई झेंगटाई ने गहरी आवाज में कहा। सू शांगविन, आपका मतलब उस नए अमीर से है जिसने अपने बेटे को नंबर 1 हाई स्कूल में पढ़ाने के लिए स्कूल को छात्रावास की इमारत दान में दी थी। तांग शियू ने उसे कैसे नाराज किया? नहीं, तांग शियू और वह दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि तांग शियू का उसके बेटे सू जियानफई से कोई झगड़ा हुआ हो? सू शांगविन का नाम सुनते ही हु क्यूशिंग के दिमाग में सू शांगविन से जुड़ी कई कहानियां गूंज उठीं। बूढ़े हूँ, क्या आपने यह नहीं कहा था कि आपने तांग शियू के परिवार के सदस्यों की सूची का अनगिनत बार अध्ययन किया है? क्या आपको उसकी मां का नाम नहीं पता? हु क्यूशिंग की बातें सुनकर वेई झेंगटाई के चेहरे पर संदेह का भाव आ गया। तांग शियू की मां हु क्यूशिंग को नहीं पता था कि वेई झेंगटाई ने ये क्यों पूछा, लेकिन उसे वह साधारण महिला अभी भी याद थी जो कई बार उसके सामने घुटने टेक चुकी थी। अगले ही पल हु क्यूशिंग की आंखें अचानक सिकुड़ गईं और वह चिल्लाया। प्रिंसिपल साहब, आप मुझे ये बताने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं कि सू लिंग्यू का सू शांगविन से कोई पारिवारिक संबंध है? ये ठीक नहीं है। अगर सू लिंग्यू और सू शांगविन रिश्तेदार होते तो सू लिंग्यू और तांग शियू इतने गरीब क्यों होते कि वे ट्यूशन फीस भी नहीं दे पाते? अगर सू शांगविन थोड़ी सी भी रकम देने को तैयार होते तो सू लिंग्यू और तांग शियू आराम से जीवन यापन कर पाते। हु क्यूशिंग असमंजस में पड़ गया। ये मामले हमारी जांच के दायरे में नहीं आते। वेई झेंगटाई ने हु क्यूशिंग के अनुमान की न तो पुष्टि की और न ही खंडन किया, बल्कि मन ही मन बोलते रहे। हालांकि सू शांगविन ने विद्यालय में बहुत योगदान दिया है और शिक्षक हान द्वारा तांग शियू का समर्थन किए जाने के कारण मैं स्वाभाविक रूप से उनकी अनुचित मांग को स्वीकार नहीं करूंगा। हालांकि मैंने तांग शियू को कक्षा 10 में स्थानांतरित करने पर सहमति जताई है और मुझे लगता है कि उन्हें इससे संतुष्ट होना चाहिए। प्रधानाचार्य की बातें सुनकर हु क्यूशिंग के होठों का कोना तेजी से फड़क उठा। हु क्यूशिंग बहुत पहले से ही तांग शियू को अपनी कक्षा से निकालना चाहता था। उसने इस मामले को प्रधानाचार्य कार्यालय और कक्षा समूह के समक्ष कई बार उठाया था, लेकिन प्रधानाचार्य कार्यालय और कक्षा समूह ने हमेशा उसे टालमटोल किया। आज प्रधानाचार्य कार्यालय और कक्षा समूह ने तांग शियू को उसी कक्षा से स्थानांतरित करने पर सहमति जताई और हु क्यूशिंग ने सोचा कि अंततः उनकी अथक कोशिश रंग लाई है। उन्हें ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सू शांगविन भी इसमें भूमिका निभा रही थी और वास्तव में उन्हें सू शांगविन से लाभ मिल रहा था। आज कक्षा छोड़ने से पहले तांग शियू और युआन चुलिंग के बीच हुई उपहास भरी नजरों और बातों को याद करते हुए हु क्यूशिंग को अचानक एहसास हुआ कि आज की अपनी स्पष्ट जीत के बावजूद वास्तव में उसे हार का सामना करना पड़ा है। अध्याय 9 प्रचंड सौंदर्य। बॉस, आप कक्षा के दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? अंदर क्यों नहीं जा रहे? युआन चुलिंग ने उत्सुकता से पूछा जब वह एक डेस्क और कुर्सी लेकर कक्षा 10 के बाहर पहुंचा और उसने देखा कि तांग शियू अंदर जाने के बजाय गलियारे में चुपचाप खड़ी है। कियू लाओहू के स्वभाव को देखते हुए जैसे ही मेरा अनुशासनात्मक नोटिस निकला होगा वह उसे पढ़ने के लिए उत्सुकता से कक्षा में ले आया होगा। मुझे लगता है कि कक्षा 10 को अभी तक मेरे आने की सूचना भी नहीं है, इसलिए मैं शिक्षक हान के आने का इंतजार करना चाहता था। अभी अंदर जाने से सबकी पढ़ाई में खलल पड़ेगा। तांग शियू ने युआन चुलिंग के हाथ में डेस्क और कुर्सी देखी और आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन फिर भी उसने युआन चुलिंग के प्रश्न का उत्तर दिया। पढ़ाई? युआन चुलिंग ने खिड़की से कक्षा के अंदर की हलचल पर नजर डाली और तुरंत हंस पड़ी। पढ़ाई बकवास है। क्या तुम्हें लगता है कि कक्षा 10 कोई महत्वपूर्ण कक्षा है? देखो ये कितने शोर मचा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये हमारे अंदर जाकर उनके साथ खेलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। युआन चुलिंग के बोलते ही उसने दरवाजा खोलने का इरादा किया। मोटे, मैं तुम्हारी अच्छी नीयत की सराहना करता हूँ, लेकिन तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। कक्षा 5 तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त जगह है। यहाँ आने से तुम्हें ही नुकसान होगा। तांग शियू ने युआन चुलिंग के कंधे पर हाथ रखते हुए ईमानदारी से कहा। बिल्कुल नहीं, मैंने सुना है कि कक्षा 10 के सभी छात्र उद्दंड और शैतान हैं। मुझे डर है कि तुम्हें यहाँ परेशानी होगी, इसलिए मुझे यहीं रुककर तुम्हारी रक्षा करनी होगी। युआन चुलिंग की आंखों में दृढ़ निश्चय झलक उठा। लड़ाई की बात करें तो मैं बचपन से ही किसी से नहीं डरती। पूरे शून्य प्रांत में भी मैं सिर ऊंचा करके चल सकती हूँ। युआन चुलिंग की बातें सुनकर तांग शियू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। युआन चुलिंग के माता पिता मूल रूप से सफल व्यवसायी थे जिनकी संपत्ति करोड़ों में थी, लेकिन युआन चुलिंग ने एक सरल जीवन जिया और वह बेहद सादगीपूर्ण थी, इतनी कि तांग शियू युआन चुलिंग के व्यक्तित्व के इस पहलू को लगभग भूल ही गई थी। मोटे, तुम कक्षा 10 में शामिल हो सकते हो, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि आखिरी 3 महीनों में तुम पढ़ाई के प्रति पूरी तरह समर्पित रहोगे और पहले की तरह हार नहीं मानोगे। नहीं तो तुम्हें अभी कक्षा 5 में वापस जाना होगा। कुछ पल की चुप्पी के बाद तांग शियू ने गंभीरता से कहा। जब युआन चुलिंग ने तांग शियू को उसे कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने के लिए कहते सुना तो वह अवचेतन रूप से इनकार में अपना सिर हिलाना चाहता था, लेकिन तांग शियू के गंभीर चेहरे को देखकर उसे अपना सिर हिलाने की इच्छा को जबरदस्ती दबाना पड़ा। एक लंबे और गहन आंतरिक संघर्ष के बाद युआन चुलिंग ने ऊपर देखा और कहा, बॉस, आप सही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ना नहीं चाहती, मैं तो बस अपने माता पिता से बदला लेने के लिए खुद को इस तरह बर्बाद कर रही थी। मैं इस तरह हमेशा के लिए अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती और मैं एक बुरी छात्रा भी नहीं बनना चाहती। चूंकि बॉस इन आखिरी कुछ महीनों में पूरी ताकत लगाना चाहते हैं, इसलिए मैं भी बॉस के साथ इस आखिरी दौड़ में शामिल हो जाऊंगी। अरे, क्या तुम दोनों इसी कक्षा के छात्र हो? दरवाजे पर क्यों खड़े हो? अंदर क्यों नहीं जा रहे? तांग शियू और युआन चुलिंग अपनी बातचीत में मग्न थे कि तभी एक लड़की हौंकते हुए कक्षा के दरवाजे की ओर भागी। उसने उत्सुकता से तांग शियू और युआन चुलिंग की ओर देखा और स्पष्ट स्वर में उनका अभिवादन किया। लड़की के बाल करीने से कटे हुए थे, ठुड्डी तक सीधे और सुरुचिपूर्ण। उसके बालों का हल्का कॉफी रंग पूरे स्टाइल को फैशनेबल, ताजा और जीवंत बना रहा था, साथ ही साथ उसकी विद्यार्थी वाली अदा को भी बरकरार रख रहा था। युआन चुलिंग उस लड़की को बस देखता रहा और फिर उसकी आंखें चौड़ी हो
गईं, यहाँ तक कि तांग शियू भी उस लड़की के कोमल चेहरे और प्यारी मुस्कान से प्रभावित हो गया। 5वीं कक्षा की लड़कियां या तो मोटे चश्मे पहनती थीं या 2 चोटियां बना लेती थीं और पढ़ाई के दबाव के कारण वे बेजान सी लगती थीं। बालों को रंगना तो दूर की बात है, उनके लिए लोगों से खुलकर अभिवादन करना भी नामुमकिन था। नमस्ते सुंदरी, मैं युआन चुलिंग हूँ और यह मेरी अच्छी दोस्त तांग शियू है। हम पहले कक्षा 5 में पढ़ते थे, लेकिन आज से हम सहपाठी हैं। कुछ पल के लिए ध्यान भटकने के बाद युआन चुलिंग ने जल्दी से अपना गोल मटोल हाथ छोटे बालों वाली लड़की की ओर बढ़ाया। मैं 1 महीने पहले यहाँ आई हूँ। मेरा नाम चेंग यानन है और आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा। चेंग यानन ने मुस्कुराते हुए युआन चुलिंग की ओर हाथ बढ़ाया। तुम दोनों टीचर का इंतजार कर रहे होगे, है ना? मैं अब क्लासरूम में जा रही हूँ। चेंग यानन ने तांग शियू को हाथ हिलाकर इशारा किया और फिर दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। चेंग यानन को दरवाजा धकेलते देख तांग शियू का दिल धड़क उठा। जब तांग शियू की आत्मा पूरी तरह से बहाल हो गई तो उसकी इंद्रियां और मस्तिष्क की कार्यक्षमता आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ हो गई। तांग शियू ने स्पष्ट रूप से देखा कि जब वह कक्षा 10 के बाहर पहुंचा तो कक्षा के सभी छात्र उसे उत्तेजित भावों से देख रहे थे, मानो वह उनका शिकार हो। इस स्थिति ने तांग शियू को तुरंत सतर्क कर दिया। तांग शियू खिड़की के बाहर केवल एक पल के लिए खड़ा रहा था, लेकिन उसकी सुनने की क्षमता, जो आम लोगों की तुलना में कहीं बेहतर थी, ने कक्षा में होने वाली सभी फुसफुसाहटों को सुन लिया था और वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि क्या हो रहा है। पता चला कि कक्षा 10 के छात्रों ने झाड़ू और डस्टबिन का इस्तेमाल करके कक्षा के दरवाजे के ऊपर एक जाल बिछा रखा था। जो भी कक्षा का दरवाजा धक्का देकर खोलता, उसे झाड़ू और डस्टबिन से चोट लगती। इस तरह के जाल के बारे में जानते हुए तांग शियू स्वाभाविक रूप से उसमें नहीं फंसना चाहता था। वह बस कक्षा के बाहर खड़ा होकर शिक्षक के आने का इंतजार कर रहा था और साथ ही वह ये भी देखना चाहता था कि अगर शिक्षक आ गए तो कक्षा 10 के छात्र कैसे प्रतिक्रिया देंगे। जब चेंग यानन पहुंचे तो तांग शियू ने कक्षा के अंदर से दबी हुई खुशी की आवाजें सुनी और साथ ही सभी के चेहरों पर उत्साह और उम्मीद झलक रही थी। तभी तांग शियू को एहसास हुआ कि यह जाल शायद चेंग यानन के लिए बिछाया गया था। सहपाठी चेंग यानन, क्या तुम अक्सर क्लास में देर से आती हो? तांग शियू चेंग यानन को झाड़ू और डंडे से मार खाते हुए नहीं देख सका, इसलिए उसने जानबूझकर दरवाजा धकेलने के उसके प्रयास में बाधा डाली। तुम क्यों पूछ रही हो? चेंग यानन का हाथ रुका और उसकी निगाहें तांग शियू पर जिज्ञासा से भरी हुई थीं। अगले ही पल चेंग यानन के चेहरे पर ज्ञान का भाव प्रकट हुआ। फिर उसने धीरे से 2 कदम पीछे लिए, अपनी पतली टांग को थोड़ा ऊपर उठाया और कक्षा के दरवाजे पर लात मारी। एक धीमी सी धमाके के साथ लगातार खड़खड़ाहट हुई और फिर चारों ओर धूल उड़ने लगी। जब युआन चुलिंग ने झाड़ू और डस्टबिन को फर्श पर बिखरा हुआ देखा तो वह अवाक रह गया और हौंफने लगा। मन ही मन खुश था कि उसने पहले जल्दबाजी में कक्षा का दरवाजा नहीं खोला था। धिक्कार है, कक्षा 10 के ये बदमाश तो वाकई बड़े ही शातिर हैं, इतना बड़ा मजाक कर बैठे। काफी देर तक अचंभित रहने के बाद युआन चुलिंग को आखिरकार समझ आया कि क्या हुआ था और वह बड़बड़ाए बिना नहीं रह सकी। हालांकि तांग शियू की निगाहें चेंग यानन पर टिकी रहीं, क्योंकि चेंग यानन की अभी-अभी की प्रतिक्रिया तांग शियू के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित थी। इसके अलावा चेंग यानन द्वारा उठाया गया आखिरी पैर और उस किक की ताकत और चाप ने तांग शियू को दंग कर देने वाला प्रभाव छोड़ा। तांग शियू और युआन चुलिंग, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये जाल मेरे लिए ही बना था, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तांग शियू और युआन चुलिंग के हैरान चेहरे देखकर चेंग यानन मुस्कुराया और उन्हें प्यार से दिलासा देते हुए बोला, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, अब से मैं कक्षा में तुम दोनों का ध्यान रखूंगा। चेंग यानन के बोलने के बाद वह कक्षा में चली गई। तांग शियू ने साफ सुना कि चेंग यानन द्वारा जाल को सफलतापूर्वक निष्क्रिय करने के बाद कक्षा में निराशा की आहें उठने बैठने लगीं। इसके तुरंत बाद आगे बैठे कई लोगों ने दरवाजे के पास रखी झाड़ू और डस्टबिन को जल्दी से साफ कर दिया, मानो कुछ हुआ ही न हो। कक्षा में छात्र छात्राओं के शांत होते ही गलियारे से एक लयबद्ध क्लैक क्लैक की आवाज आई, जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिला कि ऊंची एड़ी के जूते पहने कोई व्यक्ति आ रहा है। कदमों की आहट का पीछा करते हुए पेशेवर पोशाक पहने एक महिला कक्षा 10 की और बड़ी। उसने काले और सफेद रंग की चेकदार छोटी आस्तीन वाली कमीज पहनी थी, जिससे उसकी गोरी बाहें दिखाई दे रही थीं। साथ ही हल्के लाल रंग की पेंसिल स्कर्ट और चमकीली स्टॉकिंग्स भी पहनी थीं। उस महिला के लंबे, सीधे और लहराते बाल बेहद आकर्षक थे। उसका अंडाकार चेहरा सुंदरता का आदर्श उदाहरण था। उसका माथा चिकना था, त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी, सीधी लंबी भौहों के नीचे गहरी और मोहक आंखें थीं, नाक की हड्डी सीधी थी, होंठ इतने कोमल और आकर्षक थे कि उन्हें देखकर किसी का भी मन करता था कि उन्हें काट ले, और ठुड्डी नुकीली लेकिन गोल थी। संक्षेप में, उसका चेहरा एकदम दोषरहित था। यदि चेंग यानन की सुंदरता सुरुचिपूर्ण और गौरवशाली शीतकालीन बेर की तरह थी, तो उनके सामने खड़ी महिला एक वायलट की तरह थी, जो अपनी शालीनता में कुलीनता बिखेरती थी, संयमित होते हुए भी आश्चर्यजनक थी। तांग शियू, तुम इतनी जल्दी आ गए। मैं ये क्लास खत्म करके तुम्हें लेने क्लासरूम 5 से आने वाली थी। तांग शियू उस महिला को खाली निगाहों से देखता रहा, तभी उसके गुलाबी होंठ खुले और उसके सफेद दांत दिखाई दिए। उसने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। उसकी आवाज किसी कोयल के गीत जैसी मधुर थी। चाय, शिक्षिका हान, नमस्कार। हान किंगू का अभिवादन सुनकर तांग शियू एकदम चौकन्ना हो गई और शर्माते हुए उन्हें नमस्कार किया। तांग शियू द्वारा हान किंगू को खाली निगाहों से घूरने का कारण यह नहीं था कि वह उसकी सुंदरता से मोहित हो गया था, बल्कि इसलिए कि हान किंगू की शक्ल अमर लोक में उसकी एक विश्वासपात्र से मिलती जुलती थी, जिसके कारण वह क्षण भर के लिए भ्रमित हो गया था। अगर उसने ये पुष्टि नहीं की होती कि उसके सामने मौजूद हान किंगू के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, तो तांग शियू लगभग यह मान लेता कि अमर लोक से उसका विश्वासपात्र पृथ्वी पर उसके पीछे आया है। तांग शियू, प्रधानाचार्य, कार्यालय और कक्षा के सभी छात्रों ने आपकी स्थिति पर मुझसे चर्चा की है। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो आप अगले कुछ महीने शिक्षिका हान के साथ बिताएंगी। तांग शियू की प्रतिक्रिया से हान किंगू बेहद प्रसन्न दिखी और उनकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। कृपया मेरा अच्छे से ख्याल रखना, शिक्षक हान। हान किंगू को कुछ पल चुपचाप निहारने के बाद तांग शियू ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। तांग शियू को हल्का सा एहसास हुआ कि हान किंगू का उसके प्रति रवैया कुछ ज्यादा ही उत्साहपूर्ण था, लेकिन उसे हान किंगू के साथ पहले हुई किसी भी बातचीत की याद नहीं आ रही थी। साथ ही हान किंगू की शक्ल अमर लोक के उसके विश्वासपात्र से इतनी मिलती जुलती थी कि उसे बहुत असहज महसूस हुआ और उसने इस विषय पर बात करने से बचने का ही फैसला किया। सहपाठी तांग शियू, तुम बहुत ही विनम्र हो। मैंने शहर में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके शिंगचेंग नंबर 1 हाई स्कूल में प्रवेश लिया है।
मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे लिए कॉलेज प्रवेश परीक्षा में चमत्कार कर दोगे। हान कीवू ने तांग शियू के इस असामान्य व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया। उसने उसे धीरे से प्रोत्साहित किया। तांग शियू ने उसकी बातों पर नाक रगड़ी और चुप हो गया। शिक्षक हान, मैं और तांग शियू कक्षा 5 में पक्के दोस्त हैं। मैंने कक्षा 10 में दाखिले के लिए भी आवेदन किया है। कृपया मुझे भी दाखिला दे दीजिए, शिक्षक हान। युआन चुलिंग ने देखा कि हान कीवू की निगाहें तांग शियू पर टिकी हुई थीं और उन्होंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। हान कीवू और तांग शियू के बोलते ही उसने तुरंत बगल से आवाज लगाई। अध्याय 10। अरुचिकर। युआन चुलिंग की आवाज सुनकर हान कीवू ने आखिरकार उसकी उपस्थिति पर ध्यान दिया। युआन चुलिंग को मेज और कुर्सियां भी लाते देख वह तुरंत खिलखिला उठी। उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान खिल उठी और उसकी भरी हुई गोल छाती ऊपर नीचे होने लगी, जिससे युआन चुलिंग की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। जब तक शिक्षक हू को कोई आपत्ति नहीं है, मैं इसका सहर्ष स्वागत करता हूँ। युआन चुलिंग को एक पल के लिए घूरने के बाद उसके बगल में बैठे तांग शियू की ओर देखते हुए हान कीवू मुस्कुराया और सिर हिलाया। तुम और तांग शियू कक्षा के पीछे बैठ जाओ, मैं तुम दोनों का परिचय सबसे करा दूंगा। ये देखकर कि हान कीवू उन्हें अपने साथ रखने को तैयार है, युआन चुलिंग बेहद खुश हुई और उत्सुकता से सबसे पहले कक्षा में दाखिल हुई। तांग शियू और युआन चुलिंग के बैठने के बाद हान कीवू ने उनका परिचय कराया। जब हान कीवू ने तांग शियू का परिचय कराया तो कक्षा में जोरदार विरोध की आवाजें आईं, साथ ही फुसफुसाहट भरी चर्चाएं भी हुईं। तांग शियू ने अपने आसपास की बातचीत स्पष्ट रूप से सुनी लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया, जबकि युआन चुलिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर तांग शियू ने उसकी आस्तीन कसकर न पकड़ी होती तो वह अब तक उछल पड़ा होता। सौभाग्य से हान कीवू का कक्षा पर पूरा नियंत्रण था। हल्की सी खांसी से ही उन्होंने कक्षा में सन्नाटा छा दिया। उन्होंने तांग शियू को क्षमा प्रार्थी नजर से देखा, फिर सभी से अपने मासिक परीक्षा प्रश्नपत्र निकालने को कहा और एक एक करके उन्हें समझाना शुरू कर दिया। तांग शियू को आश्चर्य हुआ कि हान कीवू ने पूरी कक्षा में बिना किसी चीनी भाषा के अंग्रेजी में पढ़ाया। परिणामस्वरूप हान कीवू के कई मिनट तक समझाने के बाद भी तांग शियू को एक भी शब्द समझ नहीं आया। ऐसा नहीं था कि तांग शियू की अंग्रेजी खराब थी, नहीं उसकी सुनने की क्षमता खराब थी। ये पूरी तरह से अपरिचितता और इस अप्रत्याशित तथ्य के कारण था कि एक हाई स्कूल शिक्षक पूरी कक्षा को अंग्रेजी में पढ़ाएगा। युआन चुलिंग भी उतना ही खोया हुआ था, मानो धुंध में कुछ सुन रहा हो। वह हान कीवू की बात काटना चाहता था या अपने बगल में बैठे किसी सहपाठी से पूछना चाहता था कि क्या हो रहा है, लेकिन बाकी सभी को इतना मग्न देखकर उसके पास खुद को ध्यान देने के लिए मजबूर करने के अलावा कोई चारा नहीं था। 3 मिनट बाद तांग शियू सुस्त पड़ गई और उसने सुनना छोड़ दिया। इसके बजाय उसने एक अंग्रेजी शब्दकोश निकालकर उसमें देखने लगी। क्योंकि तांग शियू हान कीवू के कहे हर शब्द को स्पष्ट रूप से सुन सकता था, लेकिन हर वाक्य को समझ नहीं पाता था, इसलिए उसे एहसास हुआ कि उसकी शब्दावली बहुत सीमित है और उसने पहले इसे समृद्ध करने का फैसला किया। तांग शियू को पाठ पर ध्यान न देते हुए और शब्दकोश देखते हुए देखकर युआन चुलिंग को तुरंत हंसी आ गई। उसने भी तुरंत उसकी नकल करते हुए एक मोटा ऑक्सफोर्ड शब्दकोश निकाला और पढ़ने का नाटक करने लगा। हालांकि हान कीवू परीक्षा के प्रश्नपत्रों को ध्यानपूर्वक समझा रही थी, लेकिन उसकी निगाहें तांग शियू पर टिकी हुई थीं। जब उसने देखा कि तांग शियू ने 10 मिनट से भी कम समय में सुनना छोड़ दिया है, तो उसके चेहरे पर निराशा के भाव आ गए और उसका पहले वाला उत्साह एकदम से खत्म हो गया। क्लास खत्म होने तक तांग शियू का सिर अंग्रेजी शब्दकोश में ही गड़ा रहा। उसने ऊपर देखा तक नहीं। हान कीवू की नजर कई बार तांग शियू पर पड़ी और अंत में वह पूरी तरह से निराश हो गई। जैसे ही क्लास खत्म होने की घंटी बजी, हान कीवू तुरंत क्लासरूम से बाहर निकल गई। हान कीवू के जाते ही पहले शांत रहने वाला क्लासरूम पल भर में चहल पहल से भर गया। शिक्षिका हान की कक्षा सुनना सचमुच कष्टदायक और आनंददायक दोनों है। मुझे उनकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आती, लेकिन उन्हें निराश न करने के लिए हमें समझने का नाटक करना पड़ता है। कौन कहता है कि ऐसा नहीं है? भले ही आपको कुछ समझ न आए, लेकिन टीचर हान की आवाज सुनना ही अपने आप में एक आनंद है। उनकी आकर्षक आकृति को देखने की तो बात ही अलग है। अरे यार, ये दोनों लड़के इतने गैर रोमांटिक क्यों हैं? ये तो टीचर हान की क्लास में भी लापरवाही कर रहे हैं। पहले तो कक्षा 10 के छात्र अपने सुनने के अनुभवों पर चर्चा कर रहे थे, तभी उन्होंने संयोगवश 2 नए छात्रों तांग शियू और युआन चुलिंग को अंग्रेजी शब्दकोश पढ़ने में मग्न देखा और वे तुरंत क्रोधित हो गए। एक एक करके वे गुस्से से भरे हुए तांग शियू और युआन चुलिंग के चारों ओर जमा हो गए। युआन चुलिंग ने अपने सहपाठियों को अपने सुनने के अनुभवों पर चर्चा करते सुना और बातचीत में शामिल होने ही वाला था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि 10वीं कक्षा के छात्र अचानक उसे और तांग शियू को निशाना बना लेंगे। उसे ऐसा लगा जैसे वह कुछ न करते हुए ही बीच में फंस गया हो। नए आए हो, हम तुमसे बात कर रहे हैं, बहरे होने का नाटक क्यों कर रहे हो? युआन चुलिंग अभी अभी एक नए माहौल में आया था और कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने पीछे हटने के लिए मुंह खोला। अप्रत्याशित रूप से, इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसके कान में एक व्यंग्यात्मक आवाज गूंजी और उसी समय उसके हाथ में पकड़ी अंग्रेजी डिक्शनरी जमीन पर पटक दी गई। तुम युआन चुलिंग का स्वभाव उग्र था और वह इस तरह के अपमान को सहन नहीं कर सका। वह झट से खड़ा हो गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। युआन चुलिंग को उकसाने वाले व्यक्ति ने शायद यह उम्मीद नहीं की थी कि उनका गुस्सा इतनी जल्दी भड़क उठेगा। युआन चुलिंग का शरीर इतना मजबूत था कि जब वह सीधे खड़े हुए तो सामने वाला व्यक्ति कई कदम पीछे लड़खड़ा गया। अगर उनके पीछे कोई न होता तो शायद वह सीधे पीठ के बल गिर जाते। मोटे गलियारे में तुमने मुझसे जो कहा था उसे मत भूलो। युआन चुलिंग अभी किसी को सबक सिखाने ही वाला था कि तांग शियू की शांत आवाज अचानक उसके कानों में गूंजी, जिससे युआन चुलिंग पाले से जमे बैंगन की तरह मुरझा गया। डरपोक, दूसरे तुम्हें धमका रहे हैं और तुम फिर भी डर रहे हो। अगर हिम्मत है तो खड़े हो जाओ और लड़ो। जैसे ही युआन चुलिंग पीछे हटने की तैयारी कर रही थी, कक्षा में फिर से एक कठोर आवाज गूंजी, जिससे युआन चुलिंग का कुछ देर शांत हुआ गुस्सा तुरंत फिर से भड़क उठा। हालांकि वक्ता को घूरने के बाद युआन चुलिंग के चेहरे पर एक अजीब भाव प्रकट हुआ और उसने तुरंत तांग शियू की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, क्योंकि उन्हें ताना मारने वाला कोई अजनबी नहीं था, बल्कि तांग शियू का चचेरा भाई सू जियांगफेई था। अगर कोई और होता तो युआन चुलिंग उसे थप्पड़ मार चुकी होती, लेकिन चूंकि वह तांग शियू का चचेरा भाई था, इसलिए युआन चुलिंग को स्वाभाविक रूप से तांग शियू से उसकी राय लेनी पड़ी। तांग शियू ने सू जियांगफेई को देखा, जिससे उसे याद आया कि सू जियांगफेई 10वीं कक्षा में थी। सू जियांगफेई के गुस्से भरे चेहरे को देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सू जियांगफेई, क्या तुम वाकई यह खेल खेलना चाहती हो? अगर तुम्हें इस तरह खेलना ज्यादा दिलचस्प लगता है तो मुझे तुम्हारे साथ अनिश्चित काल तक खेलने में कोई आपत्ति नहीं है।
ये सुनकर सू जियांगफेई का शरीर अनायास ही कांप उठा। उसे कल दोपहर पुलिस स्टेशन ले जाने का दृश्य सहज रूप से याद आ गया। उस समय तांग शियू ने भी शायद यही बात कही थी और फिर हालात बेकाबू हो गए और उसके पूरे परिवार को नगर निगम बैयूरो ले जाया गया। सू जियांगफेई वास्तव में तांग शियू को करारा जवाब देना चाहता था, लेकिन तांग शियू की तीखी निगाहों के सामने सू जियांगफेई एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। कल दोपहर तांग शियू ने उसे जो मानसिक आघात पहुंचाया था वह बहुत गहरा था। तुम सब यहाँ क्यों जमा हो? क्या तुम अनुशासित होना चाहते हो? सू जियांगफेई अभी तांग शियू से बहस जारी रखने या न रखने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसके पीछे से एक तेज आवाज सुनाई दी। चेंग यानन, मैंने इस बार तुम्हें उकसाया नहीं है, इसलिए फालतू में दखल मत दो। पीछे से आती आवाज सुनकर सू जियांगफेई ने लगभग सहज ही प्रतिक्रिया दी। तुमने मुझे उकसाया नहीं। कक्षा शुरू होने से पहले कक्षा के दरवाजे के ऊपर झाड़ू और डस्टबिन का क्या हुआ? यह मत सोचो कि मैं अनुमान नहीं लगा सकता कि यह तुमने किया है। चेंग यानन ने ठंडी सांस ली और फिर हाथ बढ़ाकर सू जियांगफेई को कॉलर के पीछे से पकड़ लिया। सू जियांगफेई ने स्पष्ट रूप से चेंग यानन के बिना कुछ कहे ही कार्रवाई करने की उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही किसी ने उसका कॉलर पकड़ा, उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह चिल्लाया, चेंग यानन, अगर तुमने मुझ पर दोबारा हाथ उठाया तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं समाज के लोगों को बुलाकर तुमसे निपटवाऊंगा? सू जियांगफेई अपना वाक्य पूरा कर पाता तभी उसने चेंग यानन की नाक से एक ठंडी सी फुफकार सुनी और फिर उसका शरीर हवा में ऊपर उठ गया और अनियंत्रित रूप से पीछे की ओर उड़ने लगा। कुछ ही सेकंड बाद एक धीमी सी आवाज के साथ सू जियांगफेई का शरीर जमीन पर जोर से गिरा, जिससे धूल का बादल उड़ गया। चेंग यानन, तू बदबूदार चुड़ैल, तूने मुझे फिर से कूड़ेदान के पास फेंक दिया। जब सभी को चिंता हो रही थी कि सू जियांगफेई को गिरने से चोट तो नहीं लगी, तभी सू जियांगफेई ने 2 बार थूका और फिर जोर जोर से गालियां देने लगी। अगर तुम इसी तरह गंदी बातें करती रही तो अगली बार मैं तुम्हें कूड़ेदान में फेंकने में कोई संकोच नहीं करूंगी। चेंग यानन ने ठंडी निगाहों से सू जियांगफेई को घूरते हुए गुस्से से कहा। चेंग यानन की बातें सुनकर सू जियांगफेई का गला जैसे भर आया हो, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उपद्रवी सू जियांगफेई से निपट लेने के बाद अन्य छात्र भी गुस्से में थे लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उनकी आंखें मानो चेंग यानन पर आग उगल रही थीं। चेंग यानन अपनी चेतावनी के असर से बेहद संतुष्ट लग रही थी। उसने अपने आसपास के अन्य छात्रों पर नजर डाली और जोर से कहा, तुम सब ध्यान से सुनो, तांग शियू और युआन चुलिंग मेरी अच्छी दोस्त हैं। अगर भविष्य में कोई भी उन्हें निशाना बनाने या उनके साथ शरारत करने की हिम्मत करेगा तो मैं उनसे जबरदस्त मुकाबला करूंगी। अपनी बात कहने के बाद चेंग यानन ने लापरवाही से तांग शियू के कंधे पर थपथपाया और स्पष्ट रूप से कहा, एक पुरुष होने के नाते आप में कुछ तो साहस होना चाहिए, अन्यथा आपका जीवन व्यर्थ है। लेकिन चिंता मत करो, मेरे साथ रहने से तुम दोनों को क्लास में कोई तंग नहीं करेगा। अगर कोई तुम्हें अपमानित करने की हिम्मत करे तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारा बचाव जरूर करूंगी। तांग शियू और युआन चुलिंग के जवाब का इंतजार किए बिना चेंग यानन खुद से बोलती रही। चेंग यानन के शब्दों ने सू जियांगफेई को पीड़ा से सहने पर मजबूर कर दिया और उसकी निगाहें तांग शियू की ओर ईर्ष्या से भर गईं। सू जियांगफेई को सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि तांग शियू को जब भी कोई कठिनाई आती थी तो उसकी मदद करने के लिए हमेशा कोई न कोई मौजूद क्यों होता था। कल दोपहर जब वह घर में घिर गया था तो पुलिस उसकी मदद के लिए आई। आज सुबह जब उसके पिता तांग शियू को स्कूल से निकालना चाहते थे तो शिक्षक खान ने उसका भरपूर बचाव किया। अब जब तांग शियू का तबादला उनकी कक्षा में हो गया है और वह तांग शियू को एक ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं जिसे वह कभी न भूले, तो अचानक चेंग यानन प्रकट हो गया। ये तमाशा शुरू हुआ और जल्दी ही खत्म हो गया। जब कक्षा की घंटी बजी तो तांग शियू और युआन चुलिंग के आसपास बैठे छात्र तितर बितर हो गए और अपनी अपनी सीटों पर लौट गए। इस समय तक युआन चुलिंग को पूरी तरह समझ नहीं आया था कि क्या हुआ था। बॉस, क्या मैं फिर से थोड़ा और आकर्षक हो गया हूँ? वरना चेंग यानन हीरो बनकर इस खूबसूरत लड़की को बचाने के लिए आगे क्यों आता? काफी देर बाद युआन चुलिंग ने तांग शियू की बांह को धक्का देते हुए घमंडी लहजे में कहा, क्लास के बाद जब तुम वॉशरूम जाओगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम पहले से ज्यादा हैंडसम हो गए हो। तांग शियू ने युआन चुलिंग की तरफ देखा और चिड़चिड़ाते हुए जवाब दिया। तांग शियू की बातें सुनकर युआन चुलिंग के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। जैसे ही वह कुछ कहने ही वाला था, उसने देखा कि तांग शियू ने अपना ध्यान वापस अंग्रेजी शब्दकोश पर लगा लिया है, इसलिए उसे कुछ कहना ही नहीं पड़ा।